जी स्टार्ट कर लिया मैंने। अच्छा, तो हमारे पास देखें, अब हमारी बात जो है वो टूल्स से स्टार्ट होगी कि आखिर इन टूल्स के अंदर क्या क्या ऑप्शन जो है ना वो हमारे पास मौजूद होते हैं। ठीक है, तो टूल्स के अंदर अब ऐसा ही होता है जैसे हमारे पास घर में अगर हमने अपने लिए एक टूल किट रखी हुई होती है, उसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे पास डेली टास्क में हमें असिस्ट करती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी कुछ ऐसे टूल्स मौजूद हैं जो कि वर्डप्रेस की फंक्शनैलिटी को मज़ीद इन्हेंस करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, अब ये डिफ़ॉल्ट चीज़ें हैं, ये वो चीज़ें हैं जो कि बाय डिफ़ॉल्ट इसके साथ आ रही हैं। प्लस हम क्या कर सकते हैं, बाकी एक्स्ट्रा चीज़ें हम प्लगइन्स की मदद से ऐड अप करेंगे। ठीक है, तो यही काम को असिस्ट करने के लिए हमारे पास टूल्स मौजूद हैं, और इसी के अंदर जो ऑप्शंस हैं हर ऑप्शन का एक डिफरेंट जो है ना मीनिंग है। ठीक है, अच्छा, सबसे पहला ऑप्शन अवेलेबल टूल्स का है, इसमें कैटेगरी एंड टैग कन्वर्टर है। ये हमें यही वाली जो चीज़ है ये हमें एक यहाँ पे भी मिल जाएगी। अब कैटेगरीज एंड टैग्स कन्वर्टर का क्या मतलब है कि ये हमारे कैटेगरीज को टैग्स में, और अगर टैग्स को कैटेगरीज में हमें कन्वर्ट करना है तो हमें कन्वर्ट करके दे देगा। ये उस केस में हमारे पास इस्तेमाल होगा जब हमारे पास बहुत ज़्यादा कैटेगरीज जो हैं वो हमारी वेबसाइट के ऊपर मौजूद है और हमें उन्हें कन्वर्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, कैटेगरीज को टैग और टैग को कैटेगरी के अंदर चेंज जो है वो कर सकते हैं। यही ऑप्शन मुझे इंपोर्ट के इस मेन्यू के अंदर भी यहाँ से मिल जाता है। ठीक है, अब ये जो इंपोर्ट है ना, इंपोर्ट से हमें एक मतलब समझ में आता है कि दूसरी जगह से कुछ चीज़ें यहाँ पे आना, यानी कि अगर मैं ग्लोबली बात करूँ तो इंपोर्ट का मतलब होता है कि आपके पास किसी एक्सटर्नल जगह से कोई चीज़ जो है वो पाकिस्तान आना इंपोर्ट होती है। और एक्सपोर्ट से क्या मतलब होता है, आपके पाकिस्तान से कोई चीज़ किसी और कंट्री में चले जाना। ठीक है, तो ये इंपोर्ट का ऑप्शन है, मतलब कि हम दूसरे रिसोर्सेज से कुछ इंफॉर्मेशन, कुछ डाटा या कोई भी चीज़ जो है वो हम अपनी वेबसाइट पे मंगवा सकते हैं। और एक्सपोर्ट से ये मुराद होगी कि हम अपनी वेबसाइट का डाटा एक्सपोर्ट करवा के किसी और जगह पे भिजवा भी सकते हैं। तो अभी जो हमारा पॉइंट है वो है इंपोर्ट। अब इंपोर्ट के अंदर क्या क्या ऑप्शंस आ जाते हैं उनकी बात कर लेते हैं। ठीक है, अब ये जो ज़्यादातर चीज़ें हैं ना, ये प्लेटफॉर्म्स हैं। मैंने आपको बताया था कि ये जो वर्डप्रेस है ये बाय डिफ़ॉल्ट, यानी कि शुरू जब हुआ था तो एज अ ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म हुआ था, और उसे ब्लॉगिंग के साथ एसोसिएट किया जाता है। तो अब ये जो ब्लॉगर लिखा हुआ है, यानी कि अब हमारे पास ये ब्लॉगर भी एक प्लेटफॉर्म होता है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ ब्लॉगर, तो blogger.com। अब ये blogger.com क्या है, ये भी एक प्लेटफॉर्म है जो कि ब्लॉग्स बनाने की इजाज़त देता है। ठीक है, ये भी क्या है, हमारे पास एक प्लेटफॉर्म है जो कि ब्लॉग्स वगैरह को क्रिएट करने की इजाज़त देता है। तो अगर आप वहाँ से पोस्ट, कमेंट, यूज़र वगैरह वहाँ से इंपोर्ट करना चाहते हो तो आप इंपोर्ट कर सकते हो। ये ऑप्शन इंक्लूड इसलिए किया गया है, पहले हमें ये इंस्टॉल करना पड़ेगा, फिर इसकी फंक्शनैलिटी को रन करना पड़ेगा। अब क्या है हमारे पास, कि अगर तो आपके पास कोई ब्लॉगर का ब्लॉग मौजूद है जो कि आप पहले इस्तेमाल कर रहे थे, पहले आप ब्लॉगर का कोई ब्लॉग था वो इस्तेमाल कर रहे थे, आप वहाँ आर्टिकल्स डालते थे, पोस्ट वगैरह करते थे, लोग कमेंट्स वगैरह करते थे, सारा कुछ आप वहाँ चला रहे थे। बाद में आपको रियलाइज़ हुआ कि वर्डप्रेस ज़्यादा ग्लोबली फेमस है, ज़्यादा इजी है, क्यों ना मैं वर्डप्रेस पे मूव कर जाऊँ। आपने क्या किया, अब आप अपनी वेबसाइट जो है ना वर्डप्रेस पे बना ली। अब यहाँ ब्लॉगर्स पे आपने पहले ही 40 आर्टिकल पोस्ट किए हुए थे। अब आप ये तो नहीं चाहोगे कि वही आर्टिकल यहाँ पे भी आ जाए। यानी कि हम अब क्या करेंगे, ये 40 आर्टिकल दोबारा से पब्लिश नहीं करने बैठ जाएंगे, दोबारा से लिखने नहीं बैठ जाएंगे। हम वहीं से इसे
क्या कर लेंगे, इंपोर्ट करवा के अपनी WP वाली वेबसाइट के अंदर ले आएंगे। ठीक है, क्योंकि ये 40 आर्टिकल आपके अपने थे, आपका अपना कंटेंट था, आपने खुद लिखा हुआ था एक डिफरेंट प्लेटफॉर्म को यूज करते करते। आपने क्या किया, आपने वो सारा इंपोर्ट करके अपने पास लिया। तो क्या हो गया हमारे पास यहाँ पे, वो सारी चीजें वर्डप्रेस के पोस्ट के अंदर ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएंगी। यानी कि जब आप हम इंपोर्ट करेंगे तो अगर आप पोस्ट पे जाओगे तो यहाँ पे वो सारी की सारी खुद ही ऐड हो जाएंगी। लिस्ट ये काफी ज्यादा लंबी हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह कैटेगरीज और टैग कन्वर्टर है कि हम सिलेक्टिवली कैटेगरीज को टैग में और कैटेगरीज और टैग्स को कैटेगरीज में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाता है लाइव जर्नल। अब लाइव जर्नल भी क्या है कि हमारे पास इसी तरह का एक प्लेटफॉर्म है जिसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, चीज़ों को ब्लॉग वगैरह और वेबसाइट वगैरह क्रिएट कर सकते हैं। तो अगर आप वहां से पोस्ट इंपोर्ट करना चाहते हो तो कर सकते हो। ठीक है, मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं एक दफ़ा लिखता हूँ। ठीक है, लाइव जर्नल भी है हमारे पास एक प्लेटफॉर्म। तो यहाँ से अगर करना है, योर लाइफ इज द बेस्ट स्टोरी जस्ट स्टार्ट योर ब्लॉग टुडे, यानी कि ये भी एक ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म है। तो इसने अपनी इंटीग्रेशंस वगैरह जो दी हुई हैं वो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म्स के साथ दी हुई हैं कि वहां से हम क्या कर सकते हैं, बासानी अपनी पोस्ट वगैरह, अगर आप पहले वो रन कर रहे हो तो कोई मसला नहीं, बाद में आप वर्डप्रेस पे मूव करते हो तो वहां से चीज़ें यहाँ पे ले। ठीक है, इसी तरह मूवेबल टाइप पैड ये भी एक प्लेटफॉर्म है जिसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, पोस्ट और कमेंट यहाँ पे ला सकते। ठीक है, अच्छा, उसके बाद आ जाता है RSS। जी, RSS फीड एक लफ्ज होता है, इसका नाम पहले से सुना हुआ है किसी ने, RSS फीड या RSS के बारे में? नो सर। अच्छा, अब ये थोड़ा सा डिफरेंट टर्मिनोलॉजी है। बाकियों में तो ये था कि वहां पे अगर किसी का ब्लॉग है या आपका ब्लॉग है और आप उसे उसकी पोस्ट अपने पास शो करवाना चाहते हैं तो आप इन टूल्स की मदद से इंपोर्ट करवा सकते हो। RSS में क्या होता है कि हमारे पास एक टर्मिनोलॉजी आती है, ऑटो ब्लॉगिंग। ऑटो ब्लॉगिंग से क्या समझ में आता है आपको, लफ्ज ऑटो ब्लॉगिंग से क्या चीज समझ में आती है? सिर्फ नाम सुनने से लफ्ज पता नहीं। कि ब्लॉगिंग खुद होती है उसमें, मतलब ऑटो सिस्टम जी, रहती बिल्कुल ठीक, आपने यही मतलब समझ में आता है कि ऑटोमेटिकली ब्लॉगिंग हो रही है। ठीक है, ऑटो ब्लॉगिंग जैसे एक टर्मिनोलॉजी है। ब्लॉग मैं एक दफा इसके, ठीक है, अब हमारे पास क्या है जी, ऑटो ब्लॉगिंग एक टर्म है। बिल्कुल जैसे नाम से जाहिर हुआ कि इसमें RSS, अब देखें जैसे मैंने ऑटो ब्लॉगिंग लिखा ना, यहाँ पे एक RSS फीड्स का लफ्ज आ गया, मतलब कि ये दोनों टर्मिनोलॉजीज आपस में एसोसिएटेड है। यहाँ पे RSS था, मैंने RSS पढ़ के आपको एक टर्मिनोलॉजी बताई कि ऑटो ब्लॉगिंग। जब मैंने गूगल पे ऑटो ब्लॉगिंग को सर्च किया तो RSS फीड का जो है ना, वो हमारे पास एक टर्मिनोलॉजी आ गई। अब ऑटो ब्लॉगिंग क्या होता है, अब हमने तो यही सुना था कि ब्लॉगिंग जो है ना वो खुद ही करनी पड़ती है, कंटेंट खुद ही लिखना पड़ता है, सारा कुछ खुद ही करना पड़ता है तब ब्लॉग चलता है। बट ये ऑटो ब्लॉगिंग क्या चीज़ है? ऑटो ब्लॉगिंग में ये होता है कि हमारे वेबसाइट के ऊपर जो कंटेंट है ना वो खुद से आता जाता है। ब्लॉग आपका होगा बट कंटेंट आप नहीं लिखते, वो खुद ब खुद आता रहता है। अब आप कहेंगे कि सर ये कैसे पॉसिबल है कि ब्लॉग तो हमारा है बट जो कंटेंट है वो खुद ही आता रहता है। तो बिल्कुल ये चीज़ पॉसिबल है हमारे पास। क्या होता है कि
जो ब्लॉग है ना हमारे पास, जो बड़े ब्लॉग्स हैं, वो अलाउ करते हैं कि उनकी पोस्ट आप इस्तेमाल कर लो। बट हमने तो ये पढ़ा था कि पोस्ट वगैरह किसी और की इस्तेमाल करना कॉपीराइट के सिनेरियो से इस्तेमाल होता है, यानी कि हम किसी और की जो पोस्ट है वो इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक है, यही बात हमने पढ़ी थी कि जो कंटेंट है वो आपका यूनिक होना चाहिए, तभी ब्लॉग करते हो। अगर आप कंटेंट किसी और का कॉपी करोगे तो वो अलाउ नहीं है, किसी और का कंटेंट नहीं ले सकते। बट ऑटो ब्लॉगिंग में तो हम काम ही यही करवा रहे हैं कि किसी और का कंटेंट है अपनी वेबसाइट पे शो करवा रहे हैं। तो क्या ये चीज़ लीगल होगी या इलीगल होगी? सर अगर ये ऑप्शन मौजूद है तो किसी लिहाज से लीगल नहीं हो सकती। जी, ऑप्शन मौजूद है तो वाकई किसी लिहाज से लीगल हो सकती है। बट क्या कहते हैं आप सब? मैंने अलाउ किया और लीगल होगी फिर? अच्छा, बिल्कुल। अब ऑप्शन मौजूद है तो इलीगल चीज को कोई सीएमएस या कोई भी चीज इतना ओपनली सपोर्ट तो नहीं ना कर सकता। बट हमने तो यही पढ़ा था कि कंटेंट जो है ना वो अपना होना चाहिए। पर यहाँ पे तो हम मेजर चीज जो कंटेंट है वही ले रहे होते हैं किसी और वेबसाइट से। अब इस चीज की जो हमारे पास अथॉरिटी है ना, वो डिपेंड करती है उस वेबसाइट पे। यानी कि अगर मैं क्या करता हूँ, मेरे पास कोई चीज है ना, मेरे पास कोई पिक्चर है, कोई इस तरह से मैंने क्लिक की हुई है, और मैं आपको इजाजत दे दूं कि आप इसे यूज कर लो, तो आप उसे यूज कर सकते हो। ठीक है, अगर मैंने एक पिक्चर क्लिक की और मैंने आपको इजाजत दे दी कि आप इसे इस्तेमाल करो, तो फिर ये चीज इलीगल नहीं रहेगी, फिर आपके पास राइट्स आ जाएंगे क्योंकि मैंने आपको कह दिया कि आप यूज कर लो। तो जो बड़ी बड़ी वेबसाइट्स होती हैं जैसे सीएनएन है, अ, बड़ी क्रिकेट की वेबसाइट्स हैं, इसी के साथ साथ बड़ी न्यूज़ की वेबसाइट्स हैं, बीबीसी वगैरह, ये आपको अलाउ करते हैं कि आप उनके आर्टिकल, उनकी पोस्ट अपनी वेबसाइट पे पब्लिश कर लो। बट वो कहते हैं कि पब्लिश ऐसे नहीं करना जैसे आप कॉपी करो और पेस्ट कर दो, ऐसे नहीं करना बिल्कुल भी। वो कहते हैं अगर पब्लिश करना है तो हमें प्रॉपर क्रेडिट देना चाहिए, और हमारे साथ क्या करो, आरएसएस फीड के थ्रू हमारे आर्टिकल्स अपनी वेबसाइट पे पब्लिश करवाते रहो। बट हमें क्रेडिट देना जो है ना वो मस्ट है। अब क्या होता है कि हमारे पास एक बड़ी वेबसाइट है जैसे सीएनएन, बीबीसी कर लें, न्यूज़ वगैरह की बड़ी बड़ी वेबसाइट। अब ये आपको क्या कहती हैं कि हमारा कंटेंट ले लो और अपने वेबसाइट के ऊपर, हमारा एक छोटा सा ब्लॉग है, उस पर पब्लिश करते हो। अब आपने एक ब्लॉग बना लिया, आपने उसका नाम रख दिया सपोज internationalnews.com। ठीक है, internationalnews.com, या अगर आप क्रिकेट का कोई यूज़ करें तो आप कह देते हो cricketglobalnews.com। अब आपका ये छोटा सा, अब आपके cricketglobalnews.com को कोई भी नहीं जानता, बट सीएनएन या बीबीसी को ज़्यादा लोग जानते हैं। ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप सीएनएन के आरएसएस फीड की हेल्प से उनके आर्टिकल्स अपने ब्लॉग के ऊपर पोस्ट करवाते रहोगे। और ये जो प्रोसेस होगा ये ऑटोमेटिक होगा, यानी कि जैसे ही वो लोग आर्टिकल पब्लिश करते हैं, वो आर्टिकल ऑटोमेटिकली आपकी साइट पे आ जाएगा। फिर वो सेकंड पब्लिश करते हैं, तो सेकंड वाला ऑटोमेटिकली हमारे ब्लॉग पे। बट वो क्या कहते हैं कि हमें जो क्रेडिट है ना वो लाजमी देना है। और वो आपसे एक लिंक भी मांग रहे होते हैं वापस उनकी वेबसाइट पे, कि अगर आप ओरिजिन पे जाना चाहते हो, इस लिंक पे क्लिक करोगे, आप कहाँ आ जाओगे, वापस सीएनएन पे या बीबीसी पे।
उससे क्या हो जाती है, उनकी वेबसाइट की अथॉरिटी मज़ीद से मज़ीद बेहतर होती जाती है। देखिए, मैंने आपको एक चीज़ समझाई थी कि हमारे पास एसईओ के अंदर एक टर्मिनोलॉजी होती है बैक लिंक को क्रिएट करवाने की। तो यहाँ पे बड़ी वेबसाइट को एक बैक लिंक मिल जाता है, उनकी अथॉरिटी मज़ीद से मज़ीद अच्छी हो जाती है, प्लस हमें कंटेंट में फ्री में मिल जाता है। ठीक है, तो ये सारा हाँ। सिनेरियो जो होता है वो आरएसएस फीड की हेल्प से क्या होता है, पॉसिबल होता है। ठीक है, और जैसे ही वो न्यू आर्टिकल एक और पोस्ट करेंगे वो हमारी वेबसाइट पे खुद ही आ जाएगा, हमें बैठने की या उसे वहाँ से अलाउ करने की ज़रूरत नहीं होगी। एक दफ़ा ये पूरा सिनेरियो कनेक्शन जो है वो बना देंगे, उसके बाद क्या होगा कि जैसे जैसे आर्टिकल्स आते जाएंगे, क्योंकि वो एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने तो आर्टिकल्स डालते जाना है, उनकी तो प्रॉपर टीम्स हैं जो आर्टिकल्स पोस्ट जो है वो पब्लिश कर रही हैं। हमने उनकी एक लिंकिंग करवा दी और जैसे जैसे उन्होंने डाला तो वो हमारे पास आ गया। मैं अगर इसकी डेफिनेशन पढ़ो, ऑटो blog or an automated blog is a website that automatically pulls content from other website using RSS feed। क्या करता है, कंटेंट को पुल करता है दूसरी वेबसाइट से आरएसएस फीड की हेल्प से। ठीक है, तो क्या होता है, अब देखिए सारे के सारे लोग CNN पे या BBC पे विजिट नहीं करते। हो सकता है वो आप ही की वेबसाइट विजिट करें और आप ही की वेबसाइट से आर्टिकल रीड करते रहें, तो आपकी वेबसाइट पे भी ट्रैफिक बढ़ने लग जाएगी। वो लोग वापस नहीं जाते क्योंकि आर्टिकल सेम आपने वहां वाला डाला हुआ है, तो यहाँ पे पढ़ लें या वहां जाके पढ़ लें, बात एक ही है। आप अपनी वेबसाइट पे ट्रैफिक जनरेट करते रहते हो, तो क्या हो जाता है कि आप भी सुफिशिएंट अर्निंग जनरेट करने लग जाते हो अपने ब्लॉग से, और आपने कंटेंट भी कोई नहीं लिखा और आपने क्या करवा दिया, अर्निंग भी कर ली। बट ये जो दूसरी ब्लॉगिंग होती है ना, उससे थोड़ा सा स्लो प्रोसीजर होता है अर्निंग का। क्यों? क्योंकि पहले ही बड़ी वेबसाइट्स हैं तो मेजोरिटी लोग वहीं पे चले जाते हैं या वहीं से रीड कर लेते हैं, हमारे ब्लॉग पे भी आ जाते हैं, बट ट्रैफिक जो है वो बड़ी स्लोली स्लोली इंक्रीज होती है। पर अगर आपका कंटेंट यूनिक है और आप उसे फिर लोगों के सामने रिप्रेजेंट करते हो, तो उसके चांसेस ज़्यादा होते हैं ग्रो करने के। बट एक ऑप्शन ज़रूर है, ऑटो ब्लॉगिंग के थ्रू अर्निंग कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब मैं यहाँ पे एक चीज़ लिखता हूँ। ठीक है, अब देखिए मैंने क्या लिखा कि वेबसाइट विद आरएसएस फीड, तो देखिए CNN आ गई, न्यूयॉर्क टाइम्स आ गई, हुफिंगटन पोस्ट, फॉक्स न्यूज़, USA टुडे, लाइफ हैकर, ट्विटर पॉलिटिक्स। ठीक है, 100 वेबसाइट अब ये क्या कर रही हैं, ये दे रही हैं। ये एक बहुत बड़ा नेटवर्क है, देखिए BBC न्यूज़ देता है, न्यूयॉर्क टाइम्स, बज़फीड। अब ये ये वो हैं जो कि बहुत बड़ी बड़ी जो वेबसाइट्स हैं। ठीक है, ये वाले तो आपके पास न्यूज़ चैनल ही बहुत बड़े हैं, ये अल जजीरा हो गया, न्यूयॉर्क टाइम्स हो गया, BBC न्यूज़ हो गया, इस तरह के बेतहाशा आपको CNBC, RT न्यूज़, NDTV, NPR। तो ये एक बहुत लंबी लिस्ट है। अफ्रीकन लाउंज पैड वगैरह वगैरह। ठीक है, तो क्या है, ये एक बहुत लंबी लिस्ट है, हम इनका कंटेंट जो है वो अपने पास शो करवा सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे मैंने क्लिक किया, अब ये आपको अलाउ करता है RSS। दिस इज RSS feed from BBC News, what RSS allow you to stay up to date with the latest news and features you want from BBC। ठीक है, तो ये वाले आर्टिकल, अब ये XML फाइल होती है, इसकी मदद से क्या होगा, हमारे वेबसाइट के ऊपर आर्टिकल्स आने लग जाएंगे ऑटोमेटिकली।
और मजे की बात यह है कि प्लगइन्स की मदद से हम इंटरवल भी सेट कर सकते हैं कि कितने टाइम के बाद एक नया आर्टिकल आए, यानी कि उनकी वेबसाइट पे तो पोस्ट हो जाए, बट मेरी वेबसाइट पे कितने टाइम के बाद एक नया आर्टिकल आना चाहिए। तो ये होगा कि आप कह देते हो एक दिन के अंदर 30 आर्टिकल्स आपकी वेबसाइट पे आए, 30, और ये है कि 30 मिनट्स के सिनेरियो के बाद 30 मिनट के बाद एक नया आर्टिकल आ जाए, अगर वहां पे पोस्ट होता है तो वहां पे तो बेतहाशा मैं कहता हूँ एक दिन के अंदर हजारों आर्टिकल भी पोस्ट हो जाते हैं इन बड़ी वेबसाइट्स पे। न्यूज़, छोटी छोटी न्यूज़, इन्होंने ये कर दिया, इसने ये कर दिया, ग्लोबल न्यूज़, स्पोर्ट्स के न्यूज़ वगैरह वगैरह। तो ये आरएसएस फीड की मदद से हम ये ऑटो ब्लॉगिंग जो है ना ये कर सकते हैं। तो ये भी एक टर्मिनोलॉजी होती है। अर्निंग वगैरह के परस्पेक्टिव से भी इस पे काम किया जा सकता है, बट थोड़ा स्लो है। जो खुद से ब्लॉगिंग है उसमें थोड़ा सा ज़्यादा मार्जिन है। ठीक है, तो इम्पोर्ट पोस्ट फ्रॉम आरएसएस फीड। अच्छा, इसी तरह एक नेक्स्ट प्लेटफॉर्म है टम्बलर, वहां से भी हम क्या कर सकते हैं, पोस्ट और मीडिया वगैरह जो है फैच करवा सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, इसी तरह किसी और वर्डप्रेस की ही वेबसाइट पे आप मौजूद हो, आपने चेंज कर ली अपने डोमेन या अपनी कुछ चीज़ें दूसरी वेबसाइट पे मूव कर गए, तो आप वहां से भी पोस्ट, पेज, कमेंट, कस्टम फील्ड, कैटेगरीज, टैग, सारा कुछ एक्सपोर्ट करके यहाँ पे ला सकते हैं। यानी कि अगर आपको कभी कल को क्लाइंट आके कहता है कि एक वेबसाइट से कंटेंट उठा के दूसरे पे लेके जाना है, तो हम सारा वहां से कंटेंट देख के लिखने नहीं लग जाएंगे, हम करके करने लग जाएंगे। और पूरी की पूरी वेबसाइट को क्लोन करना भी बहुत आसान है। क्लोन का मतलब ये होता है कॉपी करना। तो अगर आपके पास एक क्लाइंट है, वो कहता है मैं ये डोमेन पे था पहले, सपोज xyz.com, उसका एक पेज था, कहता है यही मेरा जो सारी की सारी वेबसाइट है, मुझे यही चाहिए, बट ये अब मेरे पास हो जाए abc.com के ऊपर। तो हमने इसका एक बैकअप लेना होता है, यहाँ से बैकअप लिया, इस वेबसाइट इधर आके वर्डप्रेस इंस्टॉल की और वो बैकअप अपलोड कर दिया, तो सेम टू सेम ये वाली वेबसाइट यहाँ पे आ जाती है। बट अगर ये वाली वेबसाइट किसी एक ही मालिक की है तब, अगर ये किसी और की है और वो कहता है मुझे ऐसी सी वेबसाइट चाहिए, फिर हमें वो देख के बनानी पड़ती सर मतलब ये डोमेन और होस्टिंग चेंज हो जाएगी इसकी? है, डोमेन और होस्टिंग चेंज हो जाएगी। ठीक। ठीक है, पर वेबसाइट का जो स्ट्रक्चर है ना, शक्लो सूरत है, वो वैसे ही रहेगा। इसी तरह जैसे मैं आपका घर देख के बिल्डर को कहता हूँ कि मुझे सेम ऐसा घर चाहिए, ठीक है, मैं मुझे आपका घर देखता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं कहता हूँ मुझे सेम ऐसा घर बना के दो। वो क्या करता है, अगर तो वो वाला घर भी मेरा अपना ही है, तो वो उसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करेगा, सेम मेरे जैसा घर आ जाएगा, यानी कि उसका बैकअप लेके यहाँ पे अपलोड कर देगा, ठीक हो जाएगा। बट अगर वो घर आपका है या किसी और का है, मैं वैसा बनाना चाहता हूँ, तो मैं उसे देख देख के अपने बिल्डर को पैसे दूंगा और वो बिल्डर सेम टू सेम वैसा घर बना दे। ठीक है, बट यहाँ से हम कैटेगरीज वगैरह पोस्ट कर सकते हैं क्लोनिंग वगैरह करने के लिए, जैसे अब ये क्लोन करवा रहे हैं, कॉपी करवा रहे हैं बिल्कुल, उसके लिए हमारे पास प्लगइन्स भी मौजूद होते हैं, जिनकी मदद से वो काम बहुत आसान हो जाता है। और आपको ये मैंने काम बताया कि एक जगह से बैकअप लिया, दूसरी जगह अपलोड कर दिया, और अगर मैं आपको फाइवर पे दिखाऊं तो लोग 10-10 डॉलर की ये सर्विस बेच रहे हैं। अपडेट, बैकअप, क्लोन, माइग्रेट। अब काम कितना सा है कि एक जगह से बैकअप लेना है, दूसरी जगह पे अपलोड कर देना है बस। ये देखें, ओल्ड होस्ट से मूव करके न्यू होस्ट पे हम रखवा देंगे, माइग्रेट करवा देंगे, यहाँ से यहाँ मूव करवा देंगे, ट्रांसफर करवा देंगे। ठीक है, तो हमारे पास बेतहाशा लोग हैं जो कि वर्डप्रेस टू वर्डप्रेस डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे भी हो जाता है, पर शर्त यह है कि दोनों आपके अपने होने चाहिए।
यानी कि अगर ब्लॉगर भी मेरा अपना है और ये भी, तो फिर वो भी हो जाएगा। ठीक है। बट ये सारे लोग क्या हैं जी, सिंपल वर्डप्रेस टू वर्डप्रेस भी दे रहे हैं, ये भी वर्डप्रेस टू वर्डप्रेस वर्डप्रेस, और देखें ऑर्डर्स भी ले लेते हैं। और काम सिर्फ 5 मिनट का है कि एक जगह से दूसरी जगह। वर्डप्रेस को माइग्रेशन, माइग्रेशन का मतलब होता है हिजरत। तो एक जगह से आपकी वेबसाइट की हिजरत करवा के दूसरी जगह ले। और देखें $10, $5, $5, 7,000, 800, 1,600, 800, 4,000। तो लोग इतने सर छोटी छोटी इसको चीजों, एक्सपोर्ट करवाना होता है या फिर किसी और तरीके से? उसके लिए प्लगइन्स हैं, वो काम बहुत आसान कर देते हैं। बस आपने क्लिक करना होता है बैकअप। ठीक है। प्लगइन लगाया और क्लिक किया कि बैकअप ले लो हमारी वेबसाइट का। बैकअप बैकअप का मतलब यही होता है ना कि सारी फाइल्स को उठा के अपने पास सेव करवा लेना। ठीक है। तो हम क्लिक करते हैं बैकअप पे, वो बैकअप से हमारे पास एक फाइल आ जाती है, उस फाइल के अंदर सारी चीज़ें मौजूद होती हैं, डिज़ाइन से लेके हर चीज़। फिर हम दूसरी जगह पे जाते हैं और उस बैकअप को अपलोड कर देते हैं। वो सारी की सारी चीज़ें उस वेबसाइट पे आ जाती हैं, सिंपल। तो क्या हुआ कि घंटा भी नहीं लगेगा, अगर इंटरनेट अच्छा है ना आपका और ज़्यादा डाटा नहीं है वेबसाइट पे, तो आधा घंटा लगेगा। आधा घंटा, और आपने काम सिर्फ क्लिक करके छोड़ दिया कि वो बैकअप बन रहा है, तैयार हो रहा है, और फिर वहां पे गए, वहां पे अपलोड पे क्लिक कर दिया, फिर छोड़ दिया, A to Z चीज़ें वैसे आ जाएंगी। और आधे घंटे के अंदर आपने 1,600 रुपये, 1,700 रुपये चार्ज कर लिया। सर रिपीट करना। जी मैं ये कह रहा हूँ कि हमने क्या करना है, बैकअप ले लेना है। किसी चीज़ का बैकअप लेने से क्या मुराद होता है कि आप उसके कॉपी जनरेट करके अपने पास रखवा लेते हो। ऐसा ही है, आपके व्हाट्सएप के जी मैसेजेस सर। का बैकअप होता है। उसका क्या मतलब होता है कि वो अगर आप डिलीट भी कर देते हो गलती से, तो बैकअप से आप दोबारा ला सकते हो वो मैसेजेस। ठीक है। तो यहाँ पे आपने अपनी वेबसाइट का बैकअप ले लिया एक तरह से, यानी कि पूरी की पूरी वेबसाइट आपने कॉपी करवा के अपने पास सेव करवा ली। और एक नई जगह पे जाके वही बैकअप जो लिया हुआ था वही फाइल अपलोड कर दी। वहीं पे आपके पास नई जगह पे आपकी सेम टू सेम वही वेबसाइट आ गई, न्यू डोमेन पे, न्यू होस्टिंग पे। टोटल 15 मिनट का काम है, बट हमने कैसे कर लिया, बासानी करके, और अपने क्लाइंट से चार्ज कर लिया, क्योंकि क्लाइंट को नहीं पता, हमें तो पता है। तो वो वाला जो प्लगइन होगा जिससे हम माइग्रेशन करवाते हैं या बैकअप लेते हैं, वो प्लगइन हम इंस्टॉल करके भी देखेंगे और बैकअप लेके भी देखेंगे कि बैकअप कैसे लिया जाता है। सिंपल क्लिक से लिया जाता है, क्योंकि यहाँ पे सारा काम क्लिक्स पे आ जाता है। हमारे अभी 4-5 लेक्चर हो चुके हैं वर्डप्रेस के ऊपर, बट हमने अभी तक कीबोर्ड का इस्तेमाल नहीं किया। यहाँ पे आते हैं और हम बस क्लिक्स पे बात करते हैं, इंपोर्ट, यहाँ पे ये बस सर्च करनी हो तो हमें लिखना पड़ता है, अदरवाइज वर्डप्रेस के ऊपर हमें बिल्कुल भी कीबोर्ड का यूज़ नहीं करना। ठीक है। अब देखें, अगर आप इंपोर्ट कर सकते हो तो आप अपनी फाइल को एक्सपोर्ट भी करवा सकते हो, कि आप अपने पोस्ट, पेजेस, मीडिया वगैरह को एक्सपोर्ट कर सकते हो, आप वो फाइल डाउनलोड कर लो। ठीक है। तो अगर आपने अपनी वेबसाइट से एक बैकअप ले लेना है, यानी कि सारा कंटेंट आपने डाउनलोड कर लिया और ये फाइल कहीं और जाके इंपोर्ट करवा दी, तो सारा कंटेंट यहाँ से जाके वहां पे आ जाएगा, सिंपल। ठीक है। तो ये एक्सपोर्ट से क्या होगा, मैं एक्सपोर्ट पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास एक फाइल डाउनलोड होने लग जाएगी एक्सएमएल। अब मेरी इतनी फाइल छोटी सी क्यों बनी है, क्योंकि मेरे पास ना पेज है, ना मीडिया है, ना कुछ है। अब ये वाली मैं जाके किसी और जगह पे इंपोर्ट पे जाके यहाँ से अगर इंपोर्ट कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ये सारी चीज़ अपलोड होगी। ठीक है। तो ये हमारे पास, हम अपनी वेबसाइट का कंटेंट एक्सपोर्ट भी करवा सकते हैं, प्लस किसी और जगह इंपोर्ट भी। अच्छा, उसके बाद आ जाता है साइट की हेल्थ। अब ये जो होती है ना, ये ऑप्शन, ये हमें इंडिकेशन देता रहता है कि हमारी वेबसाइट की जो हेल्थ है वो कैसी है। अब हेल्थ से मुराद वो वाली हेल्थ नहीं है जो हमारी हेल्थ होती है। यहाँ पे हेल्थ से मुराद है उसकी परफॉर्मेंस, उसकी सिक्योरिटी,
उसकी स्पीड सारा कुछ ठीक चल रहा है कि नहीं। ठीक है, तो वो क्या कर देगा कि हमें इंडिकेशन देगा कि आप ये चीजें इंप्रूव कर सकते हो। अब देखें वो कह रहा है 4 रिकमेंडेड इंप्रूवमेंट्स, कि आप अपनी वेबसाइट में 4 इंप्रूवमेंट्स कर सकते हो। क्या क्या इंप्रूवमेंट? कि जो इनएक्टिव प्लगइन्स हैं उन्हें रिमूव कर दो, यानी कि जब इन प्लगइन्स को इस्तेमाल नहीं करना तो यहाँ पे क्यों रखवाया हुआ, इन्हें इन्हें डिलीट कर दो। ठीक है, कि जब इन्हें इस्तेमाल ही नहीं करना तो इनका बर्डन रखवाया क्यों हुआ है अपने पास, जब इस्तेमाल करना होगा तो दोबारा कर लेना। ठीक है, यू शुड रिमूव इनएक्टिव थीम्स, वो कहता है कि ये जो थीम्स है ना आपके पास, जब एक लगानी ही एक थीम है तो ये बाकी दूसरी थीम रख के क्या करवा रहे हो, तो इसे भी क्या कर दो, डिलीट कर दो। अब क्या हो गया, थीम आपके पास सिर्फ एक ही है, एक ही थीम। ऐड न्यू करके आप मल्टीपल जरूर रखवा सकते हो, बट एक्टिवेट एक टाइम पे एक ही थीम होती है। ठीक है, फिर वो परफॉर्मेंस के लिहाज से क्या देता है कि 1 और मोर मॉड्यूल्स आर मिसिंग, हम इसे मजीद एक्सपेंड करके पढ़ सकते हैं कि PHP मॉड्यूल मिसिंग है। उसके बाद वो सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बताता है कि आपकी जो वेबसाइट है वो HTTPS पे मौजूद नहीं है, HTTP पे मौजूद है, तो आप इसे मजीद बेहतर कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे क्या है, आप ज़्यादा इंफॉर्मेशन को रीड कर सकते हो, इनएक्टिव प्लगइन। अब यहाँ पे ज़्यादा डिटेल दे रहा है कि एक इनएक्टिव प्लगइन है ये वाला, इसे भी हटाओ। ठीक है, एक्टिव थीम वो बस एक ही बता रहा है कि ये देखें 2021 एक्टिव है, तो यहाँ से हम अपनी सारी इंफॉर्मेशन देख सकते हैं। हमारी वेबसाइट की हेल्थ अच्छी है। अगर हमने फजूल चीज़ें भरी हुई होंगी, प्लगइन्स बेतहाशा भरे हुए होंगे, थीम्स बेतहाशा भरी हुई होंगी, तो ये वाली जो गुड की जगह पुअर आ जाएगा। और ये जो आपके पास ये सर्कल है जो कि ग्रीन है अभी, ये क्या हो जाएगा, पहले येलो होता जाएगा फिर रेड हो जाएगा अगर बहुत ही पुअर होगी तो ये हमारे पास वेबसाइट की जो हेल्थ है उसका चेक एंड बैलेंस भी हम रख सकते हैं कि क्या हम वेबसाइट सही काम कर भी रही है कि नहीं। ठीक है, अब ये जो लास्ट 2 ऑप्शन है ना, ये अभी कुछ अपडेट्स पहले ये जो है इंक्लूड किए गए। ठीक है, अब क्या है जी, एक्सपोर्ट पर्सनल डाटा और इरेज पर्सनल डाटा। अब एक्सपोर्ट और इरेज दोनों में यही है, एक्सपोर्ट से समझ आ गया कि एक्सपोर्ट करवाना है, इरेज से मतलब कि उसे इरेज करवा देना। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, एक टर्मिनोलॉजी होती है, मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, जनरल डाटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन, इनकी कहने पे वर्डप्रेस के अंदर एक ऑप्शन ये वाला ऐड हुआ, ये वाला, कि अगर आपने किसी का पर्सनल डाटा एक्सपोर्ट करवाना है, ये अरेज करवाना है, तो उसकी इजाज़त के बाद ही आप ये काम जो है ना करवा सकते हैं। ठीक है, अगर अरेज पर्सनल डाटा करवाना है या एक्सपोर्ट पर्सनल डाटा करवाना है तो वो आप उसकी इजाज़त के बगैर ही उसकी इजाज़त के साथ ही करवाओगे। कैसे? सपोज मुझे अरेज करवाना है, मैं यहाँ पे आके कुछ लिखूंगा, ठीक है, अब ये देखें ये पेंडिंग है, मुझे एक मेल गई है यहाँ पे कि आप, अगर मैं वहां से अलाउ करूंगा तो ये मेरा डाटा रिमूव कर देंगे। अब डाटा में कुछ ऐसा डाटा नहीं है, सिंपल आईडी वगैरह, ईमेल वगैरह, और जो भी मैं इस वेबसाइट के साथ अगर रजिस्टर्ड हूँ ना, तो वही डाटा की बात हो रही है। तो जब तक मैं इजाज़त नहीं दूंगा तब तक ये पेंडिंग पे ही रहेगा, वेटिंग फॉर कंफर्मेशन। मुझे कंफर्मेशन मेल जाएगी फिर मैं डाटा अरेज करवा सकता हूँ, बट ये ऑप्शन इस्तेमाल नहीं होते। बस उन्होंने एक यूज़र डाटा प्रोटेक्शन के लिए
GDPR ऑर्गेनाइजेशन है, डाटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन, इन्होंने ये एक ऑप्शन बस इसमें ऐड करवाया था। बट हमारे पास इसका जो यूजेज है ना वो कोई इतना ख़ास नहीं होता, क्योंकि हमने क्रिएट करके दे देनी होती है नई वेबसाइट ही, तो हमने किसी का डाटा वगैरह ना एक्सपोर्ट कराना होता है ना इरेज। ठीक है, ये उन लोगों के लिए ऑप्शन होता है जो कि लॉन्ग टर्म में अपनी वेबसाइट को यूज़ करते हैं, बट ज़रूरी नहीं है कि वो लोग भी इसे इस्तेमाल करें। ठीक है, उसके बाद हमारे पास देखें टूल्स की चीज़ें, डिफ़ॉल्ट चीज़ें थी। अब ये जो टूल्स के ऑप्शन थे ना, 1 2 3 4 5, ये ऑप्शन ज़्यादा और कम भी हो सकते हैं। जैसे ही हम कोई प्लगइन ऐड करेंगे तो वो टूल्स में आ सकता है, अगर वो टूल नेचर का प्लगइन है। अगर वो सेटिंग्स नेचर का प्लगइन है तो वो सेटिंग में आ सकता है। अगर वो जनरल पर्पज है तो वो क्या हो सकता है, वो यहाँ पे इस बाहर आ सकता है, इस टैब के अंदर ही नजर आए हमें कहीं। तो परेशान नहीं हो जाना, अगर कोई प्लगइन इंस्टॉल किया और वो नहीं मिल रहा तो टूल्स के अंदर देख लें, सेटिंग्स के अंदर देख लें कि क्या उसका आइकन यहाँ पे तो नहीं बन गया, उसका छोटा सा जो बटन है वो यहाँ पे तो नहीं क्रिएट हो गया। मिल जाएगा। अगर बाहर मिल जाता है तो वेल एंड गुड है, नहीं मिलता तो टूल्स और सेटिंग्स के अंदर हम देख लेते हैं। बट ये है कि अगर कोई प्लगइन इंस्टॉल करते हैं तो वो गायब नहीं होता, वो कहीं ना कहीं उसका जो आइकन है वो लाजमी आता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाती हैं सेटिंग्स। अब ये जो सेटिंग है ना, इसके अंदर भी जनरल है, फिर राइटिंग के परस्पेक्टिव से है, फिर रीडिंग के, फिर डिस्कशन के, फिर मीडिया के, फिर परमालिंक्स के परस्पेक्टिव से, फिर प्राइवेसी के परस्पेक्टिव के। बाकी जो ऊपर सारी चीज़ें थी उनके अकॉर्डिंग सेटिंग्स यहाँ पे है। राइटिंग में क्या चीज़ें आ जाएंगी, पोस्ट की राइटिंग वगैरह वगैरह। रीडिंग में रीड करने के परस्पेक्टिव से, डिस्कशन में कमेंट्स आ जाएंगे, इस तरह से उसके परस्पेक्टिव के अकॉर्डिंग ये सेटिंग के ऑप्शन जो है ना हमारे पास मौजूद है। सबसे पहले जनरल है, तो जनरल सेटिंग में साइट का टाइटल है, यहाँ से आप बदल सकते हो। ये वही टाइटल था जो शुरू में आपने रखवाया था, आज अगर आपको बदलना है तो यहाँ से बदल लो। टैग लाइन बदलनी है तो यहाँ से बदल लो। यहाँ से भी बदली जा सकती है और कस्टमाइज से भी हम बदल सकते हैं। बट ये हमें रिप्रेजेंट करवा रहा है कि हमारी साइट का टाइटल ये है और टैगलाइन क्या है ये। ठीक है, अब ये वो कह रहा है कि वर्डप्रेस का एड्रेस कहाँ है जहाँ वर्डप्रेस पड़ी हुई है, तो वो कहता है मॉर्निंग WP, और जो साइट का एड्रेस है वो भी सेम है। ठीक है, क्योंकि हमारे पास देखें लोकल होस्ट स्लैश मॉर्निंग WP के ऊपर ही हमारा फोल्डर का नाम भी यही है, और हमारी वेबसाइट की रिप्रेजेंटेशन भी कहाँ है, यही है। ठीक है, वो कह रहा है एडमिन की ईमेल एड्रेस यहाँ से विल बी एक्टिव अंटिल कंफर्म्ड, यहाँ से आप बदल सकते हो, पर वो वेरिफिकेशन कहेगा कि वेरीफाई करो एक दफ़ा। मेंबरशिप में कह सकते हैं कि कोई भी रजिस्टर कर सकता है हमारी वेबसाइट पे। अच्छा, मैंने आपको एक काम दिया था करने का कि यूज़र रोल्स आपने देख के आने हैं। किस किस ने सर्च किया था कि यूज़र रोल कितनी इकसाम के होते हैं, क्या क्या उनकी जो है ना अथॉरिटीज़ होती हैं। जी, मैंने आपको कहा था वर्डप्रेस के यूज़र रोल्स आपने देखने हैं कि यूज़र्स हैं उनकी क्या क्या कैपेबिलिटीज़ हैं, क्या क्या अथॉरिटीज़ हैं। किस किस ने देखा है जी, सर्च आउट किया उसके बारे में। जी, अबूजर के अलावा किसी ने भी और सर्च आउट नहीं किया यूज़र्स के बारे में। जी, अबू हुरैरा। जी, दानिश रिजवान। सर देखे ही नहीं, याद ही नहीं था। जी, हसनैन अली, आप बताएं, किया था सर्च आउट आपने।
सर याद नहीं रहा। जी सिर्फ 2 लोगों ने पूरी क्लास में से सर्च आउट किया। मैंने आपको कहा था कि यूजर्स के रोल के बारे में जानना है। अब मैंने आपको नहीं बताना कि कौन से यूजर का क्या किरदार होता है। ये आपको तभी पता लगेगा जब यूजर आपका जो क्लाइंट है, क्लाइंट आपको कोई रोल असाइन कर देता है और आपको पता ही नहीं होता आपका रोल क्या है, आप चीज़ों को एडिट ही नहीं कर पाते। फिर आप कहोगे कि सर पता नहीं ऑर्डर आया है, पर वर्डप्रेस का डैशबोर्ड तो वैसा है ही नहीं जैसे हमने पढ़ा था। फिर आप कहोगे कि सर आपने तो हमें कोई और वर्डप्रेस पढ़ाया है, वहां पे तो कोई और है। हालांकि वर्डप्रेस वही होगा, सिर्फ आपका रोल डिफरेंट उसने गलती से असाइन कर दी। नोट भी किए थे। फिर आप कहेंगे सर पता नहीं क्या हो गया, सर समझ नहीं आ रही, हमारे पास तो प्लगइन को एडिट करने का ऑप्शन ही नहीं है, थीम को एडिट करने का ऑप्शन ही नहीं है सर, हम क्या करें, ये तो सर वर्डप्रेस कोई और आ गई है। बट जब एक काम असाइन किया जाता है फिर हम लोग भूल जाते हैं। और हमें क्या है जी कि डॉलर भी कमाने हैं बट काम जो है वो नहीं करना। अगर आपको आपका क्लाइंट ऑथर सेट कर देता है, आपको एज अ ऑथर रजिस्टर करके ऑथर का ईमेल पासवर्ड आपको दे देता है, तो ऑथर तो वो सारे काम करवा ही नहीं सकता जो कि आपने करवाने हैं। फिर फिर आपका यहाँ का व्यू डिफरेंट होगा। फिर आप कहोगे सर ये पता नहीं कैसे नज़र आ रहा है, सर पता ही नहीं लग रहा, सर कुछ अपीयरेंस नहीं आ रही, सर प्लगइन का ऑप्शन ही नहीं आ रहा। और आप उसे कह भी नहीं सकते क्योंकि आपको तो पता ही नहीं है कि आप गलती कहाँ पे है। और जब आप उसे कहोगे कि जब दिन गुजर जाएगा, एक ही दिन का ऑर्डर है, वो आपको गलत ईमेल पासवर्ड दे के थोड़ी देर ऑनलाइन रहा, आपने चेक किया आपको समझ ही नहीं आई, वो ऑफलाइन हो गया, फिर बैठे रहे, आपको तो पता ही नहीं कैसे करना है। अगर आपको रोल पता होगा तो आप जैसे ही चेक करोगे फौरन उसे मैसेज कर सकते हो कि आपने मुझे गलत रोल असाइन कर दिया, मुझे एडमिन का रोल असाइन करें, तो वो आपको फौरन एडमिन का असाइन करके देगा। बट आपको तो फर्क ही नहीं पता एडमिन में और ऑथर में, आप तो बैठे रहोगे हाथ पे हाथ रख के। फिर आप कहेंगे सर ऑर्डर नहीं आते, सर क्लाइंट आया था चला गया, ऑर्डर कैंसिल हो गया। और पहला पहला ऑर्डर कैंसिल होता गया, फिर तो फाइवर कहेगा कि एक तो न्यू है ऊपर से ऑर्डर भी नहीं पूरा किया, फाइवर आपको डी रैंक कर देगा और आपके चांसेस कम हो जाएंगे ऑर्डर मिलने के। फिर आप कहेंगे सर फाइवर में तो कुछ पोटेंशियल ही नहीं था, फाइवर तो बेकार चीज़ है सर, आपने फाइवर की तारीफ़ें करते रहते थे, फ्रीलांसिंग की तारीफ़ें करते थे, बट ये तो बेकार चीज़ है। बट अगर पूछा जाएगा तो गलती अपनी कभी भी नहीं देखेंगे कि हमने चीज़ों को सही तरह समझा नहीं था, बट दूसरी चीज़ों को ब्लेम कर लेंगे, सर फाइवर ऐसे है, सर ऐसे था सर। फिर बैठे रहेंगे सर अब कोई क्लाइंट नहीं आ रहा, सर क्या करें। बट आपको तो फ़र्क ही नहीं पता यूज़र्स में कि सब्सक्राइबर कौन होता है, ऑथर कौन होता है, कंट्रीब्यूटर कौन होता है, एडिटर कौन होता है और एडमिनिस्ट्रेटर कौन होता है। पता होगा तो क्लेम कर सकेंगे ना उसको, जब पता ही नहीं है तो फिर क्या क्लेम करना। जब एक चीज़ का आइडिया ही नहीं है तो फिर आप कैसे उसके बारे में किसी को कह सकते हो कि ये चीज़ ठीक दी है आपने मुझे, ये गलती है, क्योंकि आपको तो पता ही नहीं कि उसने सही दिया या गलत। अच्छा जी, तो हम यहाँ सेटिंग्स में आके रोल्स असाइन कर सकते हैं, लैंग्वेजेस चेंज कर सकते हैं, टाइम डेट का फॉर्मेट, टाइम का फॉर्मेट, आपका वीक का फॉर्मेट आप बदल सकते हैं।
तो आप अपनी पूरी वेबसाइट की जो जनरल सेटिंग है ना वो यहाँ से कर सकते हो, जैसे नाम, उसका एड्रेस, उसके यूजर्स, उसका टाइम जोन, डेट वगैरह वगैरह, वो सारा कुछ यहाँ से बदल सकते हैं। ठीक है, ये तो जनरल सेटिंग है। फिर राइटिंग के हवाले से क्या सेटिंग है? अब राइटिंग के हवाले से जो सेटिंग है वो यूजली पता है हमें पोस्ट ही राइट करनी होती है, तो पोस्ट वाली सेटिंग्स कुछ ज़्यादा यहाँ पे आ जाएंगी। वो कहता है कि डिफ़ॉल्ट पोस्ट कैटेगरी, यानी कि अगर कोई नई पोस्ट बनती है तो उसकी बाय डिफ़ॉल्ट कैटेगरी क्या होगी, तो हमने कहा है अनकैटेगराइज्ड, क्योंकि हमारे पास इस टाइम एक ही कैटेगरी मौजूद है, हमने ज़्यादा कैटेगरीज बनाई ही नहीं है। अगर मैं कैटेगरीज पे जाता हूँ तो ये खाली है, ये देखें सिर्फ एक ही मौजूद है, अनकैटेगराइज्ड। आप यहाँ पे जो कैटेगरी ऐड करोगे वो वहाँ पे रिप्रेजेंट होने लग जाएगी, बट अभी तो हमारे पास एक ही है। तो जब भी कोई नई कैटेगरी आती है, सॉरी, जब भी कोई नई पोस्ट आएगी तो वो डिफ़ॉल्ट तौर पे इस कैटेगरी के अंदर ऑटोमेटिकली चली जाएगी, अनकैटेगराइज्ड के अंदर। अगर आप कहते हो कि जो भी मैं नई पोस्ट लिखूँ वो ऑटोमेटिकली क्रिकेट के अंदर चली जाए, तो आप यहाँ से, अगर आपके पास ज़्यादा कैटेगरीज हैं, आप क्रिकेट सेलेक्ट करके छोड़ दोगे। फिर जब भी कोई नई पोस्ट आएगी आपको बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो खुद ब खुद उस कैटेगरी में चली जाएगी। ठीक है, जैसे आपकी एक शॉप है, आपके पास बॉक्सेस होते हैं मल्टीपल, आप कहते हो जब भी कोई पैकेज आए तो बाय डिफ़ॉल्ट इस वाले डब्बे में चला जाना चाहिए, खुद ब खुद इस वाले बॉक्स में आ जाना चाहिए। तो जैसे ही कोई बाहर से सामान आता है उस लोग उसी बॉक्स के अंदर रखवाते जाते हैं, बट हम वो चीज़ चेंज भी करवा सकते हैं। ठीक है, तो पोस्ट की डिफ़ॉल्ट कैटेगरी कौन सी है? अनकैटेगराइज्ड, और हम चेंज भी कर सकते हैं, क्योंकि अनकैटेगराइज्ड का क्या मतलब है कि कोई कैटेगरी सेट नहीं हुई हुई इस चीज़ की। ठीक है, उसके बाद डिफ़ॉल्ट पोस्ट का फॉर्मेट स्टैंडर्ड, और भी हम काफ़ी रख सकते हैं, बट ये वाला जो फॉर्मेट होता है ना, ये थीम अपने साथ लेके आती है कि पोस्ट ने कैसा नज़र आना है। एक अगर पोस्ट है तो उसने कैसा नज़र आना है, ये ऑप्शन थीम के पास भी मौजूद होता है कि वो आपके रिप्रेजेंटेशन बदलवा सके, कि पिक्चर और ऐसे कंटेंट आना है, या ऐसे कंटेंट और ऐसे पिक्चर, वगैरह वगैरह। तो सारे ये हमारे पास जो होते हैं हम यहाँ से स्टैंडर्ड ही रखते हैं, और बाकी जो ऑप्शंस होते हैं वो हम थीम के अंदर से सेटिंग कर लेते हैं। उस लिहाज से फिर हमारा ब्लॉग जो है ना वो शो होता है। कैसे? जैसे अगर मैं यहाँ पे जाऊँ, ठीक है, अब ये ऊपर टाइटल है, फिर ये इस तरह की शेयरिंग ऑप्शन, सारा कंटेंट, पिक्चर्स, तो ये उसका फॉर्मेट है कि उसने नज़र कैसे आना। ये चीज़ हम यहाँ से नहीं कभी भी छेड़ते, हम थीम के अंदर से ऑप्शंस बदल देते हैं। अच्छा, पोस्ट वाया ईमेल, यानी कि आप ईमेल की मदद से भी अपने वर्डप्रेस के ऊपर एक ब्लॉग पब्लिश कर सकते हो, पर आपके लिए फिर पूरा ईमेल सर्वर और सारा कुछ आपने सेटिंग्स करनी पड़ेंगी। उसके बाद अगर आप अपने ब्लॉग से दूर हो तो आप ईमेल की मदद से भी अपने ब्लॉग के ऊपर आर्टिकल पब्लिश करवा सकते हो। टू पोस्ट टू वर्डप्रेस बाय ईमेल, यानी कि आपने ईमेल की स्पेसिफिकली और आपके ब्लॉग पे आर्टिकल पब्लिश हो गया, बट उसके लिए हमें प्रॉपर मेल सर्वर जो है, पोर्ट वगैरह सेटिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद क्या होगा कि हम ईमेल की मदद से में आर्टिकल्स वगैरह भी पब्लिश कर सकें। ठीक है, अच्छा, ये आपके पास राइटिंग है। उसके बाद लास्ट ऑप्शन है कि आप पिंग बैक और ट्रैक बैक, दो चीज़ें होती हैं, वो भी ऑप्शन ले सकते हैं। व्हेन यू पब्लिश अ न्यू पोस्ट, वर्डप्रेस ऑटोमेटिक नोटिफाई द फॉलोइंग साइट अपडेट सर्विसेज फॉर मोर अपडेट सर्विसेज। ये क्या साइट्स हैं? ये ऐसी साइट्स हैं जो कि रिकॉर्ड रखती हैं कि कोई चीज़ पब्लिश हुई है। काफ़ी ज़्यादा है अपडेट सर्विसेज। अगर मैं इस पर चला जाऊँ लिंक पे, तो मेरे पास एक लंबी लिस्ट आ जाएगी, ये देखें। ठीक है,
RPC पिंग, तो जैसे ही आप नई पोस्ट करते हो वहां पे नोटिफिकेशन उन्हें चला जाएगा कि आपने कोई नई पब्लिशिंग की है। बट ये भी इतना स्पेसिफिक मेकिंग के पर्सपेक्टिव से नहीं होता। उसके बाद आ जाता है जी रीडिंग। अब ये है चीज रीडिंग के पर्सपेक्टिव से कि कौन सी चीज कैसे आप रीड करते हो, कैसे नजर आती है। ठीक है, मैंने क्या के कहा हुआ है कि मेरा जो होम पेज है वो कौन सा होना चाहिए, मैंने कहा लेटेस्ट पोस्ट। तो ऐसा ही है, मैं अगर विजिट साइट करता हूँ तो ये देखें, ये मेरा मेन पेज है। जब भी आप इस पेज पे आओगे आपको ये हेलो वर्ल्ड और ये नजर आएगा। मैं क्या देता हूँ कि मेरा जो मेन पेज है ना, होम पेज है, वो एक स्टैटिक पेज कर दो और वो सैंपल पेज। अभी सिर्फ चूंकि एक ही पेज बना हुआ है, सैंपल पेज, इसीलिए ये रिप्रेजेंट हो रहा है। अगर आपके पास सारे बने होते तो सारे के सारे आ जाते। जैसे अगर मैं इसे एडिट करता हूँ 1 मिनट के लिए, प्राइवेसी पॉलिसी, और इसे पब्लिश कर देता हूँ। ठीक है, उसके बाद इसे कर दें क्रॉस। मेरा माउस जो है ये भी ठीक नहीं हुआ, इसीलिए एक्सीडेंटली डबल क्लिक कर देता है, कभी ज़्यादा कर देता है। अच्छा, रीडिंग में आ गए हम। देखिए, अब स्टैटिक पेज, देखिए प्राइवेसी पॉलिसी भी यहाँ पे आ गया। क्यों? क्योंकि वो पेज मैंने पब्लिश कर दिया। इसी तरह अगर आप नए पेज पब्लिश करते जाते हो, होम, कॉन्टैक्ट्स, वो सारे लिस्ट में ऐड होते जाएंगे। अच्छा, वो कह रहा है कि आपका जो होम पेज है, अगर तो लेटेस्ट पोस्ट है, यानी कि जो भी नई पोस्ट डालते हो वो आपके मेन पेज पे आती जाए। अभी मैं कोई नई पोस्ट डालूंगा वो इसके ऊपर आ जाएगी, फिर नई डालूंगा वो इसके ऊपर आती जाएगी। कहता है अगर होम पेज वो रखवाना है तो ये सिलेक्ट कर लो, अगर कोई स्टैटिक पेज रखवाना है तो फिर आप क्या कर लो, यहाँ से सिलेक्ट कर लो। ये मेरे पास सैंपल पेज आ गया। अब देखिए, आप सोच रहे होंगे कि सर हमने यूआरएल तो नहीं बदला, बट हमारे पास चीज़ों की रिप्रेजेंटेशन बदल गई है। अभी यहाँ पे कुछ और आ रहा था, अभी कुछ और हो गया। सबसे पहले तो मुझे ये मतलब बताएं कि स्टैटिक और डायनेमिक क्या चीज़ें होती हैं, स्टैटिक वर्सेस डायनेमिक। जी अबू सर। डायनामिक वो होती है जो बदल रही होती हैं चीजें, और स्टैटिक पे वो सेम रहती हैं। जी, स्टैटिक पे चीज़ें सेम रहती हैं और डायनेमिक पे। तो जो लेटेस्ट पोस्ट है ये स्टैटिक होगा या डायनेमिक? तो डायनामिक होगा जो बदल रही है। बिल्कुल डायनेमिक होगा, क्योंकि जैसे ही नई पोस्ट आई आपके पेज का व्यू बदल जाएगा। अब मैंने वापस ये करके सेव चेंजेस किए हैं। देखिए हेलो वर्ल्ड वाला पेज आ, अब भी सिर्फ एक ही पोस्ट है हेलो वर्ल्ड। जैसे ही मैं नई पोस्ट पब्लिश करूंगा वो इसके ऊपर आ जाएगी, ये नीचे चली जाएगी। फिर नहीं करूंगा, फिर नहीं करूंगा, और आती जाएंगी आती जाएंगी। मतलब कि मेरा जो होम पेज है वो बदलता रहेगा बार बार, जैसे जैसे पोस्ट डलती रह जाएगी। पर जो मेरा स्टैटिक पेज है, स्टैटिक वो पेज होता है जो कि चेंज ना हो। उसे मैंने कह दिया ना सैंपल पेज सेव। तो जितनी मर्जी मैं नई पोस्ट करता रहूं, यहाँ पे ये वाला जो व्यू है बस ये यही रहेगा हर दफा, क्योंकि ये स्टैटिक मैंने फिक्स कर दिया कि यही वाला व्यू। तब तक नहीं बदलेगा जब मैं यहाँ पे पेज में जाके ऑल पेजेस में सैंपल पेज के कंटेंट को बदल ना दूं बस। बट वो बदलने के बाद भी सिर्फ एक ही दफा बदलेगा, बार बार नहीं बदलेगा। फिर यही रहेगा, फिर जब जब कोई भी विजिट करेगा तो उसे यही पेज जो है वो नजर आएगा।
तो ये डिफरेंस है स्टैटिक का। वो कहते हैं चलो स्टैटिक में तो ये सेट कर दिया, पर जो नई पोस्ट होंगी वो किस पेज पे जानी चाहिए, उसके लिए आप एक नया पेज बना लोगे ब्लॉग के नाम से और उससे ब्लॉग सिलेक्ट कर दोगे। जो भी आपका एक अलग पेज है, जैसे प्राइवेसी पॉलिसी मैं कह देता हूँ कि पोस्ट प्राइवेसी पॉलिसी पे चले जाएं और होम पेज सैंपल पेज। ठीक है, बट वो मुझे क्या कह देता है कि शुड नॉट बी सेम एज योर प्राइवेसी पॉलिसी, कि ये जो पोस्ट का पेज है ये प्राइवेसी पॉलिसी वाला पेज नहीं होना चाहिए, वार्निंग दे दी। मैं कह देता हूँ ठीक है, देखिए वार्निंग आई। तो मैंने आपको क्या बताया कि हम एक नया पेज क्रिएट करेंगे ब्लॉग के नाम से और उसे ये पोस्ट वाला पेज कह देंगे। पर अगर तो आपका ब्लॉग है ही, आपकी वेबसाइट है टोटली ब्लॉग, तो फिर आपने अपने होम पेज को लेटेस्ट के हिसाब से सेटिंग करवा सकते हो। प्लस जैसे इन्होंने सेटिंग करवाई हुई है वैसे भी करवा सकते हो। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया हुआ कि लेटेस्ट ब्लॉग, यानी कि जो लेटेस्ट पोस्ट है वो यहाँ पे आ जाती है ऑटोमेटिकली। ये डेली आके यहाँ पे सेट नहीं करते कि ये चीज़ यहाँ पे नजर आनी चाहिए, ऑटोमेटिकली आती रहती है। 4 दिन पहले, 6 डेज, 13, 14 डेज पहले, 15, 17। तो इन्होंने भी ये सेटिंग करवाई हुई है कि साइड बाय साइड चीजें शो हों। ठीक है, और ये सेटिंग थीम करवाती है, हम थीम की मदद से ये सारी सेटिंग्स अचीव करवा सकते हैं। बट होम पेज की सिलेक्शन का आपको पता होना चाहिए कि आप पोस्ट भी करवा सकते हो, स्टैटिक पेज भी करवा सकते हो। अच्छा, अच्छा कितनी ब्लॉग पोस्ट शो होनी चाहिए? 10। चेंज भी कर सकते हैं, 5 हो, 4 हो, 3 हो, 2। और जो सेंडेक्शन फीड है, अब ये सेंडिकेशन फीड जो है ये वही है आरएसएस फीड। वो कितनी पोस्ट शो करे? आप कहते हो 10 शो करता रहे एक पेज पे, बट अगर ये तब आपने इंक्लूड करवाई होगी तो ये ऑप्शन तभी वर्क करेगा। बट अगर मौजूद नहीं होगी तो ये चीजें वर्क नहीं करेंगी। ठीक है, और ईच पोस्ट इन अ फीड इंक्लूड फुल टेक्स्ट और समरी, यानी कि जो आपकी फीड होगी उसमें पूरा टेक्स्ट आना चाहिए, ये सिर्फ समरी आनी चाहिए। जैसे इन्होंने अब सिर्फ टाइटल करवाया हुआ है, बट टाइटल के साथ नीचे थोड़ी सी लाइंस भी करवा सकते हैं कि अब ये जैसे शो हो रही है ना, तो इसके साथ 2-3 लाइन। इन ऑप्शंस की अच्छे से समझ तब आती है जब हम एक प्रॉपर ब्लॉग को सेटअप करें और ये चीज़ करके देखें। ठीक है, कि आप फुल टेक्स्ट शो करवाना चाहते हो या समरी। ठीक है, और ये देखिए नीचे क्या लिखा हुआ है, ये थीम डिटरमाइंस और कंटेंट इज, कि ये सारा कुछ थीम के एंड पे चला जाता है। जब हम थीम लगाएंगे ना प्रॉपर कोई अच्छी वाली, ये तो ब्लॉगिंग की थीम है ही नहीं, कोई प्रॉपर ब्लॉगिंग के लिए थीम लगाएंगे तो फिर देखिएगा वो इतने ऑप्शंस हमें देगी थीम कि आप ऐसे भी कर लो, ऐसे भी कर लो, सारा कुछ। ठीक है फुल टेक्स्ट में तो फिर पैराग्राफ आ जाएगा, सही है जी, ना? फुल टेक्स्ट में पूरा आ जाएगा और समरी में 2-3 लाइंस। 2-3 लाइन, ठीक हो। बिल्कुल। उसके बाद आ जाता है सर्च इंजन विजिबिलिटी। अब सर्च इंजन विजिबिलिटी क्या चीज़ है कि डिस्करेज सर्च इंजन फ्रॉम इंडेक्सिंग दिस साइट। इंडेक्सिंग क्या होती है साइट की? वेबसाइट की इंडेक्सिंग करना सर्च इंजन क्या कैसे इंडेक्सिंग करवाता है, क्या होता है ये चीज़? रैंकिंग तो नहीं कहेंगे? साइट की जी एसईओ। इंडेक्सिंग में, जी एसईओ पर्सपेक्टिव से मैंने आपको बताया था एक क्रॉलर होता है और एक इंडेक्सर होता है। इंडेक्सर नंबरिंग दे के उसे रखवाता जाता है कि ये नंबर है तुम्हारा। उसके बाद क्या होता है कि कोई भी चीज़ अपनी क्वालिटी के बेस पे रैंक करती है। अब ये ऑप्शन क्या है कि आप सर्च इंजन को डिस्करेज कर रहे हो कि वो हमारे ब्लॉग को इंडेक्स ना करे। मगर ये इट्स अप टू सर्च इंजन टू ऑनर दिस रिक्वेस्ट। अगर तो सर्च इंजन की मर्जी है तो ठीक है, अदरवाइज आपका कोई जोर नहीं चलेगा। बट आप अपने तौर पे ऑप्शन सिलेक्ट कर देते हो। अब आपके पास क्या होगा,
अब गूगल आपके ब्लॉग को रिकॉग्नाइज कम करेगा, वो कहेगा कि इसने तो डिस्करेज करवाया हुआ है कि सर्च इंजन हमारी वेबसाइट की इंडेक्सिंग ना करे। मगर ये जो रिक्वेस्ट है वो सर्च इंजन पे डिपेंड करेगी कि वो इसे ऑनर करती है या नहीं। वो रिजेक्ट करके इसे इंडेक्स कर भी सकती है और मान के इग्नोर भी कर सकती है। ये ऑप्शन हम तब इनेबल करते हैं जब हम किसी साइट की सेटिंग करने लगते हैं। जैसे ही हमारे पास एक नई वेबसाइट आती है, हम ये ऑप्शन इनेबल कर देते हैं और सेव कर देते हैं, क्योंकि तब हम चेंजेस कर रहे होते हैं, हम डमी डाटा डाल रहे होते हैं। तो हम कभी भी नहीं चाहते कि डमी डाटा गूगल इंडेक्स करे। एक दफ़ा जब हमारी वेबसाइट फुल रेडी हो जाती है ना, हम इसे ऐसे करके सेव चेंजेस कर देते हैं। हम कहते हैं कि अब हमारी वेबसाइट पूरी रेडी है, अब इस पे जो भी देखना है देख लो। इसी तरह से है कि जैसे आप बिरयानी बनाने लगे हो और आपने क्या कर लिया, ओपन है आपका किचन, तो जो भी मेहमान है वो आके थोड़ा थोड़ा देख रहे हैं, थोड़ा थोड़ा देख रहे हैं कि कहाँ तक पहुंचा है, किस क्या बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो आप चाहते हैं कि ये तब तक ना देखें जब तक मेरी बिरयानी फुल कुक नहीं हो जाती। आप क्या करते हो, आप किचन को लॉक कर लेते हो, आप कहते हो कि कोई आ ही ना सके, तब तक कोई भी ना देख सके जब तक मेरी फुल रेडी नहीं हो जाती। तो ये भी उसी तरह से आप इसे ऑन कर देते हो कि जब तक फुल रेडी नहीं ना होती, गूगल इसे ना देख सके, गूगल इसकी इंडेक्सिंग ना करे। पर जैसे फुली रेडी हो जाती है, आप इसे अनचेक करते हो और सेव कर देते हो कि भाई अब रेडी है, आप जिस मर्जी ने देखना है वो देख सकते हैं। तो जब नए ब्लॉग पे सेटिंग्स वगैरह कर रहे होते हैं तो इसे ऑन कर लेते हैं, और जब सेटिंग्स वगैरह ब्लॉग रेडी हो जाता है फिर इसे ऑफ करके सेव। क्योंकि कोई इंसान कभी भी नहीं चाहेगा कि उसका ब्लॉग गूगल ना देखे, वो तो यही चाहेगा कि गूगल देखे, वो रैंक करवाए, वो इंडेक्स करवाए हमारा ब्लॉग अपने पास। तो वो यही चाहेगा कि गूगल देखे, बट शुरू में नहीं चाहता, क्योंकि अभी तो आप ब्लॉग रेडी कर रहे हो ना, तैयार कर रहे हो। तो आपका ब्लॉग लाइव है, लाइव ही आप एडिट कर रहे हो। तो लाइव एडिटिंग कर रहे हो तो गूगल बार बार कहे जी कहाँ तक पहुंचा है, कितना ब्लॉग बना है। तो गलत इन्फॉर्मेशन जो कि बाद में आपने चेंज की, गूगल उसे इंडेक्स ना करे, इसलिए हम इस ऑप्शन को चेक करते हैं। ठीक है। अच्छा, उसके बाद आ जाता है डिस्कशन। अब डिस्कशन के अंदर जो है, ये सारे जो ऑप्शंस हैं ये कमेंट पर्सपेक्टिव से हैं, कमेंट के हिसाब से। ठीक है। पोस्ट की सेटिंग है जी कि अटेम्प्ट टू नोटिफाई एनी ब्लॉग लिंक फ्रॉम द पोस्ट। अब यहाँ पे क्या होता है, देखिए पिंग बैक और ट्रैक बैक की बात हो रही है। ये पिंग बैक और ट्रैक बैक क्या होता है कि जैसे ही आप को बैक लिंक मिलता है या कोई आपको बैक लिंक देता है, तो एक नोटिफिकेशन जनरेट होती है जिससे आपको पता लगता है कि उस बंदे ने आपको पिंग किया। पिंग मतलब कि मेंशन किया। ठीक है। बट इसकी ऐसा हमें कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, अगर ब्लॉग रन कर रहे हो तो तब हम इन्हें इनेबल करवा देते हैं। ठीक है। अलाउ पीपल टू सबमिट कमेंट ऑन, कि कोई भी कर ले कमेंट। और अदर कमेंट सेटिंग। अच्छा, कमेंट का आथर जो है ना, ऑटो मस्ट फिल आउट नेम एंड ईमेल, उसका नाम और ईमेल लिखना ज़रूरी है, हम कहते हैं ठीक है। यूज़र रजिस्टर्ड होना चाहिए कमेंट करने के लिए, हमने कहा नहीं, रजिस्टर्ड नहीं भी है फिर भी कमेंट कर ले। 14 दिन के बाद ऑटोमेटिकली कमेंट्स ऑफ हो जाए, इसे ख़त्म भी कर सकते हैं। अब ये ब्लॉग की बात हो रही है कि यहाँ पे अगर ये एक पोस्ट है ना, तो यही बात हो रही है कि 14 दिन के बाद इसके कमेंट्स ख़त्म हो जाएं, कोई भी कमेंट कर सकता है, विदाउट रजिस्ट्रेशन कमेंट कर सकता है, वगैरह वगैरह। ठीक है। ये वही सेटिंग्स ऑप्शंस की बात हो रही है। अच्छा, शो कुकी ऑप्शन अलाउइंग कमेंट ऑथर कुकीज टू बी सेट, वही कुकी वाला ऑप्शन के वो सेट कर सकता है या नहीं, ताकि वो नेक्स्ट टाइम आए तो उसकी इंफॉर्मेशन स्टोर हो। अच्छा, इनेबल नेस्टेड कमेंट्स। अब नेस्टेड कमेंट्स ये होते हैं कि एक कमेंट के अंदर कमेंट, अंदर से अंदर, अंदर से अंदर। अगर मैं इसका सर रिप्लाई करूंगा, जी जी ठीक है सर। ठीक है, नेस्टेड का मतलब होता है अंदर फिर नेस्टेड, इस तरह। तो जैसे तो फेसबुक पे होते हैं सर जैसे कमेंट। फेसबुक पे होता है कि पहले नहीं होता था, पहले आपको अलग अलग कमेंट करना पड़ता था, बट अब आप कमेंट का रिप्लाई भी कर सकते हो। जी सर।
ठीक है, ये वही बात है। ठीक है, उसके बाद ब्रेक कमेंट्स इनटू 50 द टॉप लेवल कमेंट्स पर लास्ट डिस्प्ले। ये वही है कि आप कमेंट्स को सेटल अप भी करवा सकते हो कि कितने एक पेज पे कितने कमेंट्स शो होने चाहिए। ठीक है, और क्या है जी, पुराने कमेंट्स टॉप पे शो हो या न्यू कमेंट टॉप पे शो हो, तो ये सेटिंग्स वगैरह हम कर सकते हैं। बट फिर वही बात कि जब हम ब्लॉग किसी का तैयार कर रहे होते हैं तो कमेंट शमेंट नहीं आ रहे होते, इन सेटिंग्स की हमें इतनी ज़्यादा ज़रूरत जो है वो नहीं पड़ती। ठीक है, अच्छा, आप कहते हो कि ईमेल आ जाए जब भी कोई इंसान कमेंट करे, जब भी कोई कमेंट में मॉडरेशन रिक्वायर्ड हो, यानी कि कोई कमेंट आया, अब उस पर मॉडिफिकेशन रिक्वायर्ड है कि हम उसे एडिट कर सकते हो, अप्रूव कर सकते हो, तो ईमेल आ जाए आपके पास। चेक भी कर सकते हो, अनचेक भी कर सकते हो। ठीक है, अच्छा, कमेंट कब अपेयर होना चाहिए? जब आप उसे मैनुअली अप्रूव कर दो, यानी कि खुद उसे अप्रूव कर दो। हमने देखा था ना कमेंट्स को कि हम इन्हें अप्रूव और रिजेक्ट कर सकते थे, अप्रूव, स्पैम, ट्रैश। तो यहाँ से वो सेटिंग्स हम करवा सकते हैं। अच्छा, कमेंट ऑथर मस्ट हैव अ प्रीवियसली अप्रूव्ड कमेंट, यानी कि अगर अबूजर ने एक दफ़ा कमेंट किया और मैंने अप्रूव कर दिया, तो मुझे अगली दफ़ा जब अबूजर करते हैं तो विदाउट मेरे अप्रूवल वो पब्लिश हो जाए। ठीक है, क्योंकि मुझे पता है अबूजर अच्छा कमेंट करते हैं हमेशा। अबूजर ने कमेंट किया, मैंने अप्रूव कर दिया, अगली दफ़ा फिर अबूजर ने कमेंट किया तो वो अप्रूवल के लिए रुकेगा नहीं, वो ऑटोमेटिकली अप्रूव हो जाए। ठीक है, और यह है कि उसका प्रीवियस अप्रूव्ड कमेंट जो होना है ना, वो होना चाहिए। अच्छा, कमेंट मॉडरेशन, कि अगर किसी के पास दो लिंक्स है ना, तो उसे क्या कर दो, होल्ड कर लो, यानी कि उसे पब्लिश ना होने दो अगर दो लिंक भेजे हुए, क्योंकि हमें पता है लिंक से स्पैमिंग करते हैं लोग, फजूल कमेंट में आके लिंक्स डाल देंगे यहाँ पे। अगर तो किसी के पास दो से ज्यादा हैं, ठीक है, अब ये देखें, इसने गुल रहमान ने क्या हुआ, आई एम आल्सो शेयरिंग दिस काइंड ऑफ ऑन माय ब्लॉग, इफ एनीवन वांट टू लर्न मोर फ्रीलांसिंग यू कैन इजीली थैंक्स। तो ये इतना इसने स्पैम नहीं किया हुआ, इसने लोगों को रीडायरेक्ट तो करवाने की कोशिश की है अपने ब्लॉग पे, बट कोई ज़्यादा स्पैम नहीं किया हुआ कि करो करो, और एक ही कमेंट को 10-12 दफ़ा नहीं किया हुआ, अप्रूव कर दिया उन्होंने। ठीक है, उसके साथ साथ मैं कुछ वर्ड्स को, आईपी एड्रेसेस को यहाँ से ब्लॉक भी कर सकता हूँ, कि जब भी वो कमेंट आए तो वो मॉडरेशन में चला जाए, यानी कि वो रुक जाए, जब तक मैं अप्रूव नहीं करता वो अप्रूव ना हो। When a comment contains any of these words, it contains author name, URL, browser string, it will be held in the moderation queue. One word or, यानी कि एक लाइन पे आप वाइट पे, यानी कि अब मुझे पता है कि मुझे क्या कहते हैं जी, अबू हुरैरा की आईपी से ना हमेशा रॉन्ग कमेंट आता है, मैं इनकी आईपी ब्लॉक कर सकता हूँ कि जब भी ये कमेंट करे ना वो अप्रूव ना हो, वो रुक जाए। ठीक है, इसी तरह डिसअलाउड है कि जैसे ही कोई प्रॉपर की आएगी तो वो वर्ड ऑटोमेटिकली डिसअलाउ हो जाएगा, जैसे ही मैं इधर वर्ड्स लिख दूंगा उससे मैच करता हुआ कुछ भी आएगा डिसअलाउ हो जाएगा। ये चीज़ यूट्यूब पे भी मौजूद है, यूट्यूब पे भी आप अपने कमेंट्स के अंदर कीज को सेटल कर सकते हो, जैसे ही कोई इंसान वो की लिखेगा आप वो कमेंट अप्रूव ही नहीं होगा, शो ही नहीं होगा। ठीक है, यानी कि अगर आप कहते हो कोई गाली है तो आप अपने यूट्यूब के चैनल पे वो गाली का वर्ड लिख देते हो कि जब भी वो कोई गाली लिखे वो अप्रूव नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से ये सारी चीज़ें हैं जो कि हम यूट्यूब पे भी सेटिंग करवा सकते हैं, यहाँ पे भी। अच्छा, अवतार्स हैं आपके पास, आप अवतार्स को सेट कर सकते हो ताकि जब भी आप कमेंट करो तो आपकी एक रिप्रेजेंटेशन हो, जैसे अब ये एक अवतार है, ये पिक्चर, तो इस तरह का काम हम करवा सकते हैं। ठीक है, तो ये काम हम अवतार यहाँ से सेट कर सकते हैं, ऐसे इस तरह का, ये वाला, ये सारे हम सेटिंग करवा सकते हैं। फिर मीडिया की सेटिंग है, मीडिया में थंबनेल का साइज, मीडियम साइज, लार्ज साइज हम सेटिंग कर सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। तो वो मीडिया की जो सारी सेटिंग होगी ना वो मीडिया के टैब में आ जाएगी। सर थंबनेल क्या है, एक बार जरा ये बता दो।
अच्छा जी, थंबनेल ये होता है जैसे हमारे पास अब यूट्यूब है ना, अब ये जो नज़र आ रहा है ना हमें इसकी इमेज, ये एक थंबनेल कहला रहा है। इसके डिफरेंट साइज हो सकते हैं। जैसे आपके पास यूट्यूब की वीडियो होती है तो उससे पहले एक पिक्चर आती है ना, जिसे हम जी कहते सर हैं कि वो आते। थंबनेल। तो ये यस सर। उससे वही मतलब है कि पोस्ट की ये जो पिक्चर नजर आएगी शुरू में, इसे थंबनेल ओके कहते हैं। सर। ओके। ठीक है। तो थंबनेल सेट कर सकते हैं, मीडियम पिक्चर का साइज, लार्ज पिक्चर का साइज, सेटिंग वगैरह हम यहाँ से करवा सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद आ जाती है परमालिंक सेटिंग। अब परमालिंक सेटिंग में क्या है, अब परमालिंक का सबसे पहले तो हमें मतलब पता होना चाहिए। परमालिंक से मतलब होता है परमानेंट लिंक। अगर आप एक नई पोस्ट बना रहे हो, नई चीज बना रहे हो, तो उसका एक प्रॉपर यूआरएल होना चाहिए, लिंक होना चाहिए, जिसकी मदद से आप स्पेसिफिकली वहीं पे लैंड करो। जैसे अब ये है ना बीइंग गुरु, तो मैं इस पेज पे आऊंगा, इस पेज का जो परमा लिंक है वो कुछ और है, ये है। अगर आपको मैं चाहता हूँ कि आप डायरेक्ट ये व्हाट्सएप वाले वीडियो, ये इस आर्टिकल पे आओ, तो आपको मैं ये लिंक दे दूंगा, आप लोग डायरेक्ट इस पेज पे आ जाओगे, इस वाले पे। ठीक है। तो ये होता है परमालिंक। इसकी सेटिंग्स हम करवा सकते हैं। अब अगर इनका परमालिंक देखा जाए तो इनका ईयर आ रहा है और ये मंथ आ रहा है, मतलब कि इन्होंने ये वाली सेटिंग जो है ना वो करवाई हुई है। ऐसे ही आ रहा है ना, लोकल होस्ट वेब मॉर्निंग, वहां पे beinguru.com 2021-01 और आगे नाम, 2021-01 और आगे पोस्ट का नाम। यस सर। मतलब कि उन्होंने ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट किया हुआ होगा। देखें पहले वेबसाइट का नाम, तो यहाँ पे देख लें पहले वेबसाइट का नाम। अभी हमारी लोकल होस्ट पे अगर हमारी लाइव होती तो इसी तरह का नाम हमारा आता। फिर 2021, फिर 02, क्योंकि हमारी दूसरा महीना चल रहा है इसीलिए 02 आ रहा है। ठीक है, 2021 पहले महीने की पोस्ट है तो 01 आ रहा है यहाँ पे, क्योंकि ये पोस्ट कब पब्लिश हुई थी, 15 दिन पहले, तो 15 दिन पहले तो जनवरी चल रहा था। ठीक है, तो इसीलिए क्या आ रहा है, 01। ठीक है, अगर मैं देखता हूँ वापस, 4 दिन पहले मैं इसे देखता हूँ, देखिए ये 02 आ रहा है, मतलब कि ये फेब्रवरी में पोस्ट हुई थी। तो इन्होंने ये वाला सेटअप किया हुआ है। तो हम भी ये सेटिंग करेंगे तो हमारी भी ये न्यू पोस्ट बनेगी, उसका परमा लिंक ऑटोमेटिकली ऐसा सा बन जाएगा खुद ब खुद, एक दफ़ा सेटिंग से सेट करवा देते हैं। यूजली जो लोग इस्तेमाल करते हैं ना विदाउट ब्लॉगिंग, वो ये पोस्ट नेम वाला इस्तेमाल करते हैं कि नाम और डेट ना आए, बस सिर्फ पोस्ट का नाम आ जाए, सिंपल, डेट वगैरह ना शो हो। बट अब कुछ रिसर्चेस के मुताबिक अगर एसईओ पर्सपेक्टिव से देखा जाए, तो सर्च इंजन पर्सपेक्टिव से ये वाले लिंक जो हैं ये ज़्यादा अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं। पर पहले हम कहते थे कि ये पोस्ट नेम वाला ज़्यादा अच्छा होता है रखना, बट अब देखा जाए तो देखिए इन्होंने भी वो वाला रखा हुआ है, मतलब कि कुछ सोच के ही रखा हुआ है ना, ऐसे ही तो नहीं रखा। तो एसईओ पर्सपेक्टिव के लिए वो चीज़ बेहतर है। पर अगर आपकी एजेंसी बेस्ड वेबसाइट है सिंपल, तो आप डेट में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल। पर अगर ब्लॉग है और ब्लॉग का डेट के साथ बड़ा कनेक्शन होता है कि आखिर ये वाला ब्लॉग किस दिन लिखा गया, किस महीने लिखा गया, तो बड़ा अमल दखल होता है, तो फिर हमें ये करवाना पड़ता है। ठीक है। अगर आप कस्टम स्ट्रक्चर बनाना चाहते हो तो कस्टम स्ट्रक्चर भी बना लेते हो, बट हम बनाते नहीं होते, पोस्ट नेम रख देते हैं, या ये यूजली हम यही रख देते हैं क्योंकि हमारे पास एजेंसी बेस्ड वेबसाइट्स आ जाती हैं ज़्यादा, हम यही रख देते हैं। अगर कोई ब्लॉग आए तो ये वाली रखवा सकते हैं। ठीक है। अगर वो कहता है कि मुझे ये पसंद नहीं है, तो आप उसे एजुकेट करो कि आजकल एसईओ थ्योरी के अकॉर्डिंगली ये वाले अच्छे चल रहे हैं, आप कहते हैं तो मैं बदल दूंगा, मुझे कोई इशू नहीं है, बट मेरा काम था आपको एक दफ़ा बताना।
वो खुद ही खुश हो जाता है कि ये तो मेरे लिए भला सोच रहा है, इसने मुझे एजुकेट किया। वो कहेगा ठीक है, ये रहने दो। प्लस वो खुश भी हो जाएगा आपके कम्युनिकेशन से। वरना हम क्या करते हैं, वो कहता है ये रख दो, हम कहते हैं ठीक है। उस पे अप्लाई ना करो चीज, उसे ऑप्शन दो कि ये वाला जो आजकल जो है ना न्यू एसईओ अपडेट्स के हिसाब से ये वाला ज्यादा अच्छे से हो रहा है। उसे एग्जांपल दिखा दो कि ये देखें, ये अच्छे ब्लॉग्स हैं जो कि रनिंग है, और ये देखें कि इन्होंने भी यही यूज किया हुआ है। अगर आप कहते हैं तो मैं रख देता हूँ, अदरवाइज जैसे आप कहेंगे मैं रख दूंगा। वो कहेगा इसने तो मुझे एजुकेट किया है, मुझे बताया है, मुझे तो पता ही नहीं थी ये बात। वो आपसे खुश हो जाएगा, और पॉसिबल है कि वो अगला ऑर्डर भी आपको दे, या उसी ऑर्डर के साथ टिप भी दे के जाए। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हमें बतानी पड़ती हैं ताकि वो हमारे से कन्विंस्ड रहे। ठीक है। तो ये हम अपनी मर्जी से परमालिंक स्ट्रक्चर जो है ना वो सेट कर सकते हैं। ठीक है। तो ये आपके पास तो कुछ ज्यादा परमालिंक। पोस्ट पोस्ट में वाला फिर सही रहता है? जी, एजेंसी वगैरह की जब वेबसाइट होती है ना, तो वहां पे ये रहता है। क्योंकि देखें, होम के साथ डेट की ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है। किसी और पोस्ट के साथ डेट की ज़रूरत नहीं होगी। बाकी हम एक ही वेब पेज के ऊपर हर जगह का अलग अलग से परमालिंक स्ट्रक्चर सेट कर सकते हैं, अलग अलग भी। पर ओवरऑल भी कर सकते हैं, बट अलग अलग तरीके से भी कर सकते हैं। पोस्ट नेम ज़्यादा ओके। यूज़ हो जाता है, पर ब्लॉगिंग वगैरह के लिए ये वाला इस्तेमाल कर। ठीक है ठीक है। सर। अच्छा, अब आप इसे कैटेगरी की बेस पे भी रख सकते हो, टैग की बेस पे। क्या मतलब कि आपका ये जो सारा है ना, अब सपोज ये वाली जो है ना, ये वाली जो पोस्ट है, ये फ्रीलांसिंग कैटेगरी से बिलोंग करती है, तो फ्रीलांसिंग भी यहाँ पे आ जाए। जैसे ये है टॉपिक्स, फिर अनकैटेगराइज्ड और फर्दर। तो हम ये चीज़ को भी यहाँ पे सेटिंग करवा सकते हैं अगर हमारी मर्जी हो। बट यूज़ नहीं होता, सिंपल ये वाला परमालिंक हम इस्तेमाल करते हैं। परमालिंक उसका एड्रेस होता है जहाँ पे वो चीज़ प्रॉपर पड़ी होती है। अब जैसे अगर आपको मैं ये कॉपी करूँ और दूं, तो आप इसके मेन पेज पे नहीं आओगे, डायरेक्ट इसी पेज पे आओगे। बेशक आपको मैं सेंड कर देता हूँ तो आप इसी पेज पे आओगे, क्योंकि ये इसका पर्टिकुलर एड्रेस है। ठीक है। आप इस पे क्लिक करो, आपको ये लैपटॉप वाली तस्वीर नजर आएगी और ये वाला पेज नजर आएगा, ये वाला। आपको कभी भी ये पेज नहीं नजर आ सकता, ये वाला, क्योंकि इसका एड्रेस कुछ और है और उसका एड्रेस कुछ और है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद आ जाता है जी प्राइवेसी। तो प्राइवेसी पॉलिसी का पेज है वो हम क्रिएट करवा सकते हैं। प्राइवेसी पॉलिसी का जो पेज होता है वो सेटल करवाना जरूरी होता है। ठीक है। तो प्राइवेसी पॉलिसी वगैरह के ये जो पेजेस वगैरह हैं, ये भी हम क्या करवा सकते हैं, बासानी क्रिएट करवा सकते हैं। ठीक है। यहाँ से आप सेटल भी कर सकते हो कि प्राइवेसी पॉलिसी का पेज कौन सा है। अगर आपने कोई और नया बना लिया है, वो आप सेलेक्ट करें। ठीक है। प्राइवेसी पॉलिसी में आप अपनी वेबसाइट की प्राइवेसी लिख देते हो कि हमारी वेबसाइट जो है वो कॉपीराइट को क्लेम करती है, हमारा सारा कंटेंट हमारा अपना है, यूनिक है। हम इजाज़त नहीं देते कि आप हमारा लोगो कहीं इस्तेमाल करो, आप हमारे कंटेंट को कहीं इस्तेमाल करो। और अगर आप हमारी वेबसाइट पे रजिस्टर होते हो तो आपका डाटा सिक्योर्ड रहेगा, हमारे से बाहर नहीं जाएगा, वगैरह वगैरह। ये प्राइवेसी पॉलिसी में चीज़ें आ जाती हैं कि आपकी प्राइवेसी की पॉलिसीज़ क्या हैं। तो ये जो पेज होता है ये लाजमी होता है बनाना। क्या होता है, लाजमी होता है, और इसको हम लाजमी इस्तेमाल करें। ठीक है। तो ये जो सेटिंग्स हैं इनका पता होना चाहिए, क्योंकि रीडिंग वाली, परमालिंक्स वाली, राइटिंग वाली, इन सेटिंग्स को हम इस्तेमाल करते हैं। डिस्कशन वाली इतनी ज़्यादा नहीं होती, मीडिया वाली इतनी ज़्यादा नहीं होती। बट ये जो रीडिंग, राइटिंग, जनरल और परमालिंक्स, ये इस्तेमाल होंगी, क्योंकि हमें लिंक सेटल करने पड़ेंगे। जब भी नई वेबसाइट आएगी हम आके पहले उसके परमालिंक सेट करेंगे कि जब भी कोई नई चीज़ क्रिएट करते हैं तो वो इस तरीके से बने। ठीक है। तो ये चीज़ आपके पास यहाँ पे आ गई। मुझे बताएं कि यहाँ तक जो चीज़ें हैं, टूल्स और सेटिंग्स वगैरह,
आइडिया क्लियर हुआ है? थ्योरी होती है इसमें ज़्यादा, क्योंकि सारा काम बटन से हो रहा है। अगर तो यही काम हमें कोड से करवाना पड़ता तो फिर हमारा ज़्यादा चीज़ें लेंथी हो जाती। बट यहाँ पे क्या है जी, कि हमें बटन्स की मदद से सारा काम करवाना पड़ता है और थ्योरेटिकल हो जाता है ज़्यादा। जी यहाँ तक सेटिंग्स वगैरह की और टूल्स वगैरह की समझ आई है, जितनी भी बातें हमने अभी तक डिस्कस की हैं? यस सर। यस सर। यस सर, समझ आ गई। ठीक है, बातें आसान है। यस देखें सर। यहाँ पे पढ़ने से पता लग जाता है। हम पढ़े ना उसका ऑप्शन, हमें पता लग जाता है अच्छा ये ऑप्शन ये करवा रहा है। जैसे लिखा हुआ था डिस्करेज सर्च इंजन फ्रॉम इंडेक्सिंग दिस साइट। अगर आपको कोई ना भी बताए तो तब भी पता लग जाता है कि ये हम रोक रहे हैं कि सर्च इंजन इसे इंडेक्स ना करे। ऑप्शन इतने लेंथी लेंथी लिखे हुए हैं कि उसे पढ़ने से पता लग जाए कि ये ऑप्शन क्या काम करवाता है। ठीक है, और ये नीचे कोलैप्स मेन्यू है, ये क्या करवाता है, इसे ऐसे बंद करवा देता है और इसे ओपन करवा देता है। ठीक है, तो अगर आपके पास कभी इस तरह के आइकन हो तो आपने परेशानी हो जाना सर ये ठीक कैसे होगा, हमें तो नाम नहीं याद। तो इस पर क्लिक करें, ये एक्सपैंड हो जाएगा। ठीक है, अच्छा उसके बाद हमारे पास क्या आ जाता है, अगर मैं बात करूं स्पेसिफिकली पोस्ट वगैरह की, तो अब मैं बात करूंगा एक पोस्ट को ऐड करने की। अब ये जो मौजूद है ना, ये आपके पास इंटरफेस ऐसी भी हो सकती है और चेंज भी हो सकती है। अगर आपके पास व्हाट्सएप इंस्टॉल्ड है तो जाके देखें कि आपके पास इसी तरह की रिप्रेजेंटेशन आ रही है। किसी ने देखा है ये ऑप्शन यहाँ पे ओपन करके? इसी तरह का होता है सर। ठीक है, अब देखें ये इसी तरह का पेज पे जाता हूँ, ऐड न्यू पे क्लिक करता हूँ तो रिप्रेजेंटेशन ऐसी है। अब ये आपके पास सिनेरियो कुछ ऐसे भी आएंगे जहां पे ये ऐसा ना नजर आए, पेज हो गया या पोस्ट हो गया ये ऐसी नजर ना आए। क्यों ऐसी नजर नहीं आती? क्योंकि मैं एक आपको छोटा सा डेमो देता हूँ। मैंने एक न्यू प्लगइन इंस्टॉल कर लिया, क्लासिक एडिटर। 5 मिलियन से ज्यादा लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। आप देखिएगा, सिर्फ एक्टिवेट करवा दिया। पोस्ट पे जाता हूँ, ऐड न्यू पे क्लिक करता हूँ, रिप्रेजेंटेशन बदल गई है। ये किस तरह रिप्रेजेंटेशन इसकी बदली है? तो जो एक्टिव करवाया सर, जो प्लगइन हमने करवाया है उसने ये बदल दी। प्लगइन। ठीक है, जो प्लगइन हमने किया उसकी मदद से ये चीज ऐसे हो गई है। ऑप्शंस वही हैं, बस सिर्फ शक्ल उसकी बदल गई है। अब ये क्या चीज होती है, ये थोड़ा सा समझाता हूँ आपको। इसके जो बिल्डर्स होते हैं ना, ये बिल्डर है जो कि बनाने में हेल्प करेंगे। ठीक है, दो तरह के हैं। ठीक है, क्या क्या नाम होते हैं मैं यहाँ पे लिखता हूँ। अब क्या है, गटनबर्ग और क्लासिक एडिटर। ठीक है, अब ये हैं, ये दो एडिटर्स हैं जो कि डिफरेंट वेबसाइट्स में आधे लोग गटनबर्ग इस्तेमाल कर रहे हैं, आधे लोग क्लासिक। अब हमारे पास जो डिफॉल्ट आता है ना, डिफॉल्ट वो आता है गटनबर्ग। यानी कि जब आप वेबसाइट वर्डप्रेस इंस्टॉल करोगे, जो बाय डिफॉल्ट एडिटर होगा वो ये होगा। बट आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊं, कुछ होस्टिंग वाले जब होस्टिंग की मदद से आप सिंगल क्लिक पे चीज़ें इंस्टॉल कर रहे होते हो,
वहां से एक छोटा सा ऑप्शन आपसे पूछा होता है क्लासिक एडिटर, ये वो, आप एक्सीडेंटली उस पर क्लिक करते हो और आप आ जाते हो। आपको फर्क नहीं समझ आ रहा होता कि सर ने तो किसी और तरह का इंटरफेस था, ये बदल गया है, क्या करें? तो फौरन प्लगइन में आके देखें कि क्लासिक एडिटर तो नहीं ऑन हुआ। जैसे अब इसे मैं डिफॉल्ट को मैंने बदलवाया क्लासिक एडिटर की मदद से, बट मैं प्लगइन में आता हूँ, ये देखें क्लासिक एडिटर, इसे भी डिलीट करें। इसे डीएक्टिवेट करवाएं, डीएक्टिवेट करवा देता हूँ, ऐड न्यू पे क्लिक करें। ये देखें इंटरफेस वापस से वही हो गया, गटनबर्ग वाला। बट क्लासिक में क्या होता है, क्लासिक यूज हो रहा है, देखें तभी तो 5 मिलियन प्लस लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। कितने लोग इस्तेमाल कर रहे हैं? 5 मिलियन प्लस, मतलब कि अच्छे खासे लोग इसे इस्तेमाल कर रहे हैं। अब उधर ही पोस्ट पे ऐड न्यू पे क्लिक करें, तो इस तरह से एक प्लगइन आपके पास चीजें बदलाव कर देते हैं। देखिए अब यहाँ पे बदल गया, पहले टाइटल बड़ा सा आ रहा था, अब टाइटल ऐसे है, पोस्ट पैराग्राफ वगैरह वगैरह। तो आपके पास भी इस तरह के ऑप्शंस आ सकते हैं। किसी वेबसाइट का व्यू ऐसा होगा, किसी का वैसा, तो परेशानी हो जाना कि सर ये आपने तो किसी और तरह बताए थे, यहाँ पे तो डिफॉल्ट ऑप्शन ही बदले हुए हैं। तो डिफॉल्ट गटनबर्ग है, बट आप इसे बदल बदल सकते हो। अगर आपका क्लाइंट इसी के साथ काम करना चाह रहा है तो इसी के साथ उसे करने दें। दोनों की मदद से काम एक ही हो रहा है, पोस्ट बनानी है, दोनों की मदद से बनेगी। बस दोनों का इंटरफेस जो है ना वो अलग अलग है। ठीक है, तो ये हमारे पास दो एडिटर हैं, गटनबर्ग और ये। क्योंकि अक्सर आप लोगों में से ही इंस्टॉल करते हैं, तो क्लासिक एडिटर जो है डिफॉल्ट प्लगइन समटाइम्स इंस्टॉल हो जाता है खुद से, और हम देखते हैं, हम कहते हैं कि व्यू डिफरेंट है, फिर कहते हैं सर ये तो व्यू डिफरेंट आ रहा है, आपके पास तो डिफरेंट आता है। तो फिर आपने क्या करना है, इसे एक दफ़ा प्लगइन्स को चेकअप कर लेना है, और व्यू बदलना है तो आपको पता है कैसे बदला जाता है। ठीक है, तो अगर अब आपसे कोई पूछे तो आपको डिफरेंस पता है गटनबर्ग में और इसमें। वीडियोस मौजूद हैं, सारा कुछ इस पे मौजूद है। ठीक है, तो यहाँ से हम ये चीज़ चेंज कर सकते हैं। इसी तरह हम पेज का व्यू देखेंगे, ऐड न्यू, पेज का व्यू भी बदल चुका है। किसने बदलाया? ये क्लासिक। अच्छा, ये क्लासिक एडिटर मतलब फिर प्लगइन की मदद से सब चीज चेंज कर देते हैं। जी, एडिटर है ना, तो चीज़ें जो जो एडिट होती हैं उनकी रिप्रेजेंटेशन बदल देते हैं। ठीक हो गया सर, ठीक। ठीक है, ये जो था पहले यही होता था, ये ओल्ड स्टाइल है। ये गटनबर्ग बाद में ऐड किया था, गटनबर्ग मॉडर्न है, ये पुराना वाला है। क्या करता है, enables WordPress classic editor and the old style edit post screen with meta boxes। अब मेटा बॉक्सेस यही होता है, ये जो बॉक्सेस वगैरह बने हुए थे, स्पोर्ट्स द ओल्डर प्लगइन्स दैट एक्सटेंड दिस स्क्रीन। तो ये पुराना है तो लोग इसे अभी भी यूज करते जरूर है। डीएक्टिवेट कर देंगे, उसके बाद मैं इसे डिलीट भी कर देता हूँ। ठीक है, अब जो हमारे पास नया आया वो है गटनबर्ग, उस पे ऐड न्यू करते हैं, तो वो ज़रा मॉडर्न लुकिंग है थोड़ा। देखिए उसका जो रिप्रेजेंटेशन थी वो थोड़ी ओल्ड लुकिंग लग रही थी, ऐसे पता लग रहा था। ये थोड़ी ज़्यादा मॉडर्न है, इसका ये देखें टाइटल का ये चीज़, ये यहाँ पे बॉक्सेस, ये थोड़ा ज़्यादा मॉडर्न है। बट आपकी अपनी मर्जी है, आप ये यूज़ करना चाहो या वो यूज़ करना चाहो, आप कर सकते। ठीक है, तो ये इसके अंदर जो है ना कुछ चीज़ें, पोस्ट मैं आज क्रिएट नहीं करूँगा,
कल हम क्या करेंगे, पोस्ट भी एक अपनी बनाएंगे, पेज भी अपना क्रिएट करेंगे, और उसके साथ साथ बाकी चीज़ें जो है ना वो भी क्रिएट करेंगे। उसके बाद फिर हम थीम्स लगा के चीज़ें करेंगे, क्योंकि पहले हमें डिफ़ॉल्ट ऑप्शंस आते हैं, थीम के ऑप्शंस की तरफ बाद में जाएंगे। थोड़ा बहुत डिफ़ॉल्ट ऑप्शंस हमें पता होने चाहिए, ज़रूरी हैं पता होने। उसके बाद फिर यही काम हम एक्सटेंडेड प्लगइन्स की मदद से भी करवाएंगे। ठीक है, तो ये काम आपको पता होना चाहिए। सेटिंग्स वगैरह जो हैं, मैं आपको फिर टाइम दे रहा हूँ। सेटिंग्स का मैंने आपसे कल पूछना है कि परमालिंक क्या होता है, परमालिंक कहाँ से चेंज होता है, रीडिंग ऑप्शंस कौन से होते हैं, वगैरह वगैरह। डिस्कशन ऑप्शन में क्या क्या चीज़ें हैं, प्लस आपसे गटरबर्ग और इसका डिफरेंस भी मैंने पूछना है। और ये सेटिंग्स वाला सारे पॉइंट्स आपको पता होने ज़रूरी हैं। कल आपसे मैं क्वेश्चन पूछूंगा और यूज़र के रोल आप सब ने कल दोबारा देख के आने हैं, मैं नहीं करवाऊंगा। कल मैं आपसे एक और चांस दे रहा हूँ आपको कि मैं आपसे पूछूंगा कि यूज़र रोल्स कौन से होते हैं, कंट्रीब्यूटर क्या करवा सकता है, ऑथर क्या करवा सकता है। आपने मुझे आंसर करना है कि क्या क्या करवा सकता है। ठीक है।